कारआमद आने वाले हैं। इसमें जिस तरह कंज्यूमर लॉज हैं, रेंट क्लॉज हैं, फैमिली केसेस हैं, गार्डियनशिप केसेस हैं। ये आपने गार्डियनशिप के मतलब सुना होगा, कस्टडी लॉ, गार्डियनशिप लॉज, कस्टडी कैसे लेनी है, गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट है जो इसको डील करता है। और अक्सर ऐसे होता है कि जब आप फील्ड में नए नए एंटर होते हैं ना, तो फैमिली के और गार्डियनशिप के इंटरम कस्टडी या गार्डियनशिप लेने इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं नए यंगस्टर्स के पास। अब इस सेशन के लिए मेरा तो यही ख्याल था हमेशा से ही कि फ़ाहद अहमद सिद्दीकी साहब से बेहतरीन ऑप्शन इस सेशन के लिए कोई हो ही नहीं सकता। फ़ाहद साहब पिछले 20 साल से प्रैक्टिस में हैं और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तकरीबन 18 साल से गार्डियनशिप, विजिटेशन राइट्स, कस्टडी के केसेस और फैमिली केसेस को डील कर रहे हैं। ये मुख्तलिफ बुक्स के ऑथर भी हैं और इनकी जो बुक्स हैं वो मैंने कई जगहों पर जजेस की लाइब्रेरी में देखी और इनको जजेस को पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस है। सरगोदा बार वालों ने इनको स्पेशल बुलाया, सरगोदा के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने, और वहाँ की पूरी जुडिशरी को इन्होंने कस्टडी लॉज के ऊपर बाकायदा लेक्चर दिया। तो सर आई एम ग्रेटफुल कि आप यहाँ पर आज तशरीफ़ लाए। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आज का लेक्चर करना शुरू कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं और तकरीबन 3-4 माह तो यकीनन हो गए होंगे आपको इस फील्ड में। अब तक आपके नॉलेज में है कि लाहौर में कितनी फैमिली कोर्ट्स हैं? ए वेग आइडिया, कुछ अंदाज़न आपको मैं मैग्नीट्यूड बताना चाह रहा हूँ कि लाहौर में इसका फैमिली केसेस की पेंडेंसी कितनी है। लाहौर में इसका 37 फैमिली कोर्ट्स हैं, 5 गार्डियन कोर्ट्स हैं, 1 इवनिंग गार्डियन कोर्ट है, मीनिंग देयर बाय देयर आर 43 कोर्ट्स। आप में से अक्सर लोग यकीनन विज़िट करते होंगे, आपने फैमिली कोर्ट्स कभी विज़िट किए हैं। आप बाहर देखते हैं कि कॉज लिस्ट लगी होती है। हर जज के पास, हर कोर्ट के पास इस वक्त एक कॉज लिस्ट में 100+ केसेस हैं। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करें, 100+ केसेस मीन्स 4000 केसेस रफली बिफोर वन फैमिली कोर्ट इन लाहौर। 4000 केसेस को मल्टीप्लाई करें 43 से, 1,70,000 केसेस सिर्फ लाहौर में फैमिली केसेस हैं। 4 आपके पास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं जो एपीलेट कोर्ट्स हैं। लाहौर हाई कोर्ट में अगर आपको कभी इत्फाक हुआ जाने का तो आप देखेंगे 4 हाई कोर्ट के बेंचेज़ हैं जो सिर्फ फैमिली का काम कर रहे हैं। किसी ज़माने में क्रिमिनल लिटिगेशन बहुत ज़्यादा थी, सिविल बहुत ज़्यादा, आज भी है, लेकिन अब जैसे पहले किसी ज़माने में फैमिली को कंसिडर नहीं किया जाता था, फैमिली लॉ को एक ब्रांच ऑफ लॉ, बट नाउ इट इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांच ऑफ लॉ। अभी हम आगे चलते हैं, देखेंगे कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स पिछले 20 साल में हुई हैं। इसका का जो सब्जेक्ट है कस्टडी एंड गार्डियनशिप पटिशंस, विजिटेशन राइट्स एंड ड्राफ्टिंग ऑफ पटिशंस। हम सबसे पहले ओवरव्यू देखते हैं कि आम तौर पे जब सेपरेशन होती है पार्टीज़ के दरमियान, कपल्स शादी के बाद झगड़े होते हैं किसी भी वजह से, फॉर वन रीज़न और दी अदर अलहदा हो जाते हैं। जब अलहदगी वकूफ़ पज़ीर हो जाती है उसके पास आपकी लिटिगेशन 90% केसेस में शुरू हो जाती है। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें वो कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन या कोई अक्लमंदी का तकाजा वो पूरा करते हुए बड़े बूढ़े बढ़ के लिटिगेशन नहीं होने देते। जब आपकी लिटिगेशन में पार्टीज़ आती हैं तो आम तौर पे जो लिटिगेशन शुरू होती है उसमें 3 पार्टीज़ होती हैं। ये वाहिद ब्रांच ऑफ लॉ है जिसमें 3 पार्टीज़ होती हैं। आम तौर पे जो सिविल केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस में या मुस्तगीस है या मुद्दल है, वो 2 पार्टीज़ लिटिगेशन होती है, 3 पार्टीज़ लिटिगेशन होती है, क्योंकि इसमें एक पार्टी बाप है, हस्बैंड, दूसरी पार्टी मदर है, माँ, और तीसरी जो सबसे क्रूशल पार्टी है वो बच्चा है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मुझे अगर फादर इंगेज करता है या मदर इंगेज करती है, आई हैव टू एक्ट एज ए चाइल्ड्स एडवोकेट। वो जो बच्चा इन्वॉल्व है मैंने उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। आइदर ऑफ द साइड से मैं एज ए लॉयर इंगेज हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये। अब इस सिलसिले में हम अगर फर्दर अगला स्टेप देखें तो जो केसेस ख़वातीन जब लिटिगेशन में आती हैं, अलहदगी हो गई, डिवोर्स हो गई या खुला उन्होंने लेना है, तो किस टाइप के केसेस वो फाइल करती हैं। सबसे पहला केस जो ख़वातीन की तरफ से फाइल होता है वो अलहदगी के लिए, दैट इज़ ए सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ खुला, और इसे फैमिली कोर्ट्स एक्ट और फैमिली कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 और फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 डील करते हैं। फिर इसके बाद खुला होते हैं साथ अगला केस जो फाइल होता है वो सूट फॉर मेंटेनेंस का होता है कि जी हमें बच्चे का ख़र्चा दिया जाए, हमें ख़र्चा दिलाया जाए, और ये भी आपको डील करता है सेक्शन 17A ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964।
अब यहाँ पे बहुत सारे यंग लॉयर्स कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। कई दफ़ा क्लाइंट आता है, मदर आती है, वो कहती है नहीं मुझे ख़र्चा ले दें मेरे हस्बैंड से। तो हमें चूँकि इल्म नहीं होता तो हम खर्चे की अलहदा से प्रोविजन है सेक्शन 17A, लेकिन 90% या मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये होता है कि हम खुला का केस फाइल करते हैं, साथ खर्चा मांग लेते हैं। खर्चे के लिए खुला कंडीशन प्रेसिडेंट नहीं है, ये माइंड में रखिएगा कि डिवोर्स और खुला इज़ नॉट ए कंडीशन प्रेसिडेंट टू सीक और क्लेम मेंटेनेंस ऑफ माइनर और मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ। इसके बाद दूसरा जो केस इसमें सेकेंडरी बनता है वो डावर अमाउंट का केस होता है। थर्ड जो इसमें बनता है डावर एंड डावरी आर्टिकल्स का। तीसरा जो इसमें चौथा जो सब्जेक्ट होता है वो मोस्टली केसेस में ये होता है कि मदर के पास चूँकि अंडर द फैमिली लॉज ऑफ पाकिस्तान मदर इज़ नॉट ए नेचुरल गार्डियन, तो वो गार्डियनशिप की तरफ अप्लाई करती हैं। मुझे लीगल गार्डियनशिप अपॉइंट करने के लिए डिक्लेरेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लीगल गार्डियनशिप। Legal guardianship is being dealt under the provisions of section 7 and 10 of the Guardian Awards Act। और मैं जिस चीज़ को एजिटेट कर रहा हूँ दैट इज़ जॉइंट गार्डियनशिप अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द गार्डियन अवार्ड्स एक्ट, दैट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट। और या फिर बहुत सारी ख़वातीन जब ख़र्चा भी लग जाता है, सामान भी चल पड़ता है, उसके बाद फिर उनकी ख्वाहिश होती है ज़िंदगी में कि मैं पाकिस्तान से बाहर जाऊँ, तो पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए गार्डियनशिप के साथ साथ आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है कोर्ट से टू टेक द माइनर अब्रॉड। अनलेस एंड अनटिल कोर्ट ग्रांट्स यू द परमिशन, जब तक आपको परमिशन नहीं मिलती आपका पासपोर्ट नहीं बन सकता, आप बच्चे को पाकिस्तान से बाहर नहीं ले जा सकते। तो अगर आपकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान से बाहर लेके जाना है बच्चे को, देन यू विल हैव टू फाइल ए गार्डियनशिप पिटीशन अंडर सेक्शन 7 and 10 अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर सीकिंग ए परमिशन टू टेक द माइनर अब्रॉड। इसी तरह अगर हम हस्बैंड साइड की तरफ देखें तो वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं, मेजॉरिटी यानी ऑर्डिनरीली सबसे जो इसमें अहम केस है वो फाइल किया जाता है सेक्शन 25 ऑफ द गार्डियन अवार्ड्स एक्ट के तहत परमानेंट कस्टडी के लिए। बाप की तरफ से केस फाइल होता है कि जी मुझे परमानेंट कस्टडी दे दीजिए बच्चे की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बच्चा 2 महीने का है, 2 साल का है, 2.5 साल का है या 10 साल का है। दूसरा केस जो फादर की तरफ से फाइल होता है वो भी लीगल गार्डियन, चूँकि बाप को पाकिस्तानी फैमिली लॉज के तहत या गार्डियन अवार्ड्स एक्ट के तहत नेशनल गार्डियन कंसिडर किया जाता है, तो वो लीगल। अब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेप्ट, एक नेचुरल गार्डियनशिप है, एक लीगल गार्डियनशिप है। अगर आप नेचुरल गार्डियनशिप की बात करें तो हर बाप नेचुरल गार्डियन है बच्चे का, लेकिन प्रैक्टिकली वो नेचुरल गार्डियनशिप आपको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं देती प्रैक्टिकली। अगर आप सेपरेशन के बाद अपने बच्चे के स्कूल जाते हैं, आपके खिलाफ 363 की FIR हो सकती है 363 PPC के तहत। अगर आप ना उस बच्चे को एक्सेस कर सकते हैं, ना उसको स्कूल में मिल सकते हैं, ना उसकी रास्ते में किसी जगह रोक सकते हैं, वो एक अटैम्प्ट टू किडनैपिंग ऑफ योर माइनर के ज़ुमरे में आती है। और ना कुछ की ज़िंदगी में आप डिसीजन ले सकते हैं वंस सेपरेशन हैज़ बीन इफेक्टेड बिटवीन स्पाउसेस। तो फिर आपको हम सजेस्ट करते हैं कि आप गार्डियनशिप फाइल करें। अब इसमें मसला ये है कि मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि कोर्ट्स आम तौर पे हमारी फैमिली कोर्ट्स का जो प्रैक्टिस है वो ये है कि वो कस्टडी और गार्डियनशिप मदर से नहीं रिमूव करती और बच्चे को नहीं देती। लॉ जो है वो किसी ज़माने में ये था कि 7 साल, अगर बच्चा 7 साल प्लस है तो वो लॉ फिजानत की एक डॉक्ट्राइन इस्लामिक लॉ की थी कि अगर बच्चा 7 साल प्लस है या बेटी प्यूबर्ट यानी बलूगत हासिल कर चुके तो वो कस्टडीशिप कर देते थे। 2010 से ऑनवर्ड्स टिल टू डेट मैंने 14 साल में कोई एक केस ऐसा नहीं देखा जिसमें कस्टडी बाप से लेके माँ से लेके बाप को ट्रांसफ़र की गई ऑन एनी ग्राउंड, मेड बी द पॉवर्टी ऑफ द मदर, मेड बी द सेकेंड मैरिज ऑफ द मदर, मेड बी द डेथ ऑफ द मदर। इवन डेथ ऑफ द मदर में भी कोर्ट्स कस्टडी शिफ्ट नहीं करती, कोर्ट्स आमतौर पे ग्रैंड मदर ऑफ द माइनर को कंसिडर करती हैं। और जो सबसे अहम जो डेवलप मेरी इसमें मैं समझता हूँ कि मेरी कंट्रीब्यूशन थोड़ी सी है कि मैंने जब ये सिचुएशन देखी कि आप कस्टडी भी कोर्ट नहीं शिफ्ट कर रही, गार्डियनशिप भी बाप को नहीं मिल रही, तो हमने वी हैव एजिटेटेड फॉर द ग्रांट ऑफ विजिटेशन राइट्स। ये विजिटेशन राइट्स एक नया इंट्रोड्यूस किया गया सेक्शन 2002 में अमेंडमेंट के थ्रू फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 में, और अंडर द प्रोविजंस ऑफ आइटम नंबर 5 अटैच विद द स्केड्यूल ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट। इसका जो लॉज एक फैमिली को डील कर रहे हैं वो तकरीबन 4 लॉज हैं बेसिक। द फर्स्ट वन इज़ द गार्डियन अवार्ड्स एक्ट 1890 दैट डील्स विद द मैटर्स ऑफ कस्टडी गार्डियनशिप एट्सेट्रा। फिर फैमिली कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1961 है जो खुला और उसके मामला को डील कर रहा है, डिवोर्स कैसे दी जाएगी या शादी कैसे रजिस्टर होगी, निकाहनामा, निकाह उसके कंटेंट्स के साथ डील करता है। फिर फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 है
जो प्रोसीजर प्रोवाइड करता है कि ये सारा सिस्टम किया कैसे जाएगा। इसकी सप्लीमेंट में फैमिली कोड्स रूल्स 1965 तैयार हुए। 1965 के में रूल्स आए जो सप्लीमेंट करते हैं 1964 के लॉ को, 1964 के फैमिली कोड्स एक्ट को। अब जो अगर ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम देखें फैमिली कोड्स एक्ट का, तो उसमें सेक्शन 1 to 6 है जो प्रिलिमिनरी मैटर्स को डील करता है, टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एक्सेट्रा। जो अहम सेक्शंस हैं वो स्टार्ट होते हैं सेक्शन 7 से, सेक्शन 7 टिल सेक्शन 12 जो डील करते हैं विद द मैटर्स ऑफ द ट्रायल कैसे होगा। पहले आप पटिशन फाइल करेंगे, फिर रिटन स्टेटमेंट आएगा, कितने अरसे में आएगा, वो सारी डिटेल्स इसमें। इसके बाद एक सेक्शन है सेक्शन 12A, बहुत कम लोग इसे कंसिडर करते हैं लेकिन इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस सेक्शन के तहत लॉ लिमिट करता है एक फैमिली कोर्ट को टू डिस्पोज ऑफ और टू डिसाइड ए केस विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months। हर 2 सूरतों में उन्हें 6 महीने के अंदर ये पटिशन डिसाइड करनी है। मसला यहाँ पे ये पैदा होता है कि यहाँ पे केसेस चलते हैं 4-4, 5-5 साल रूटीन में। होना ये चाहिए। अब इस सेक्शन 12A की जो प्रोविजन, अगर आप फैमिली कोर्ट्स एक्ट खोल के देखेंगे तो उसमें इसकी वर्डिंग है दैट एंड आइदर ऑफ द पार्टी कैन अप्रोच हाई कोर्ट seeking a direction to the guardian or the family court to dispose of the list pending before it expeditiously। ये इसके तहत आप सेक्शन 12A के तहत डायरेक्शन ले सकते हैं गार्डियन कोर्ट को जिससे जल्द अज जल्द चलाएँ। उस सूरत में फिर कोर्ट डे टू डे हियरिंग करके इसे कंक्लूड करने की कोशिश करती है। इसके बाद जो अगला सेक्शन है सेक्शन 13 है, वो डील करता है विद एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्रीज़। डिग्री एक दफ़ा पास हो जाती है फैमिली कोर्ट की, मेंटेनेंस की, आमतौर पे मेंटेनेंस की डिग्रीज पास होती हैं इसमें फैमिली कोर्ट्स एक्ट में, और जो ट्रायल उसका चलता है उसकी डिग्री पास होने के बाद एग्जीक्यूशन फाइल होगी और उस एग्जीक्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन होगी। और इसी के तहत 13 के तहत आप मनी डिग्री जो पास होती है फैमिली कोर्ट्स में, दैट इज़ यूजुअली पास अंडर सेक्शन 17A। बहुत दफ़ा ऐसे नज़र आता है कि जिसमें एक्सेसिव मेंटेनेंस लग जाता है, बंदे की इतनी रिसोर्सेज नहीं होते, देन द पर्सन कुड फाइल एन एप्लीकेशन फॉर इंस्टॉलमेंट अंडर दिस सेक्शन 13A ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट। इसके बाद जो सेक्शन इंपॉर्टेंट है दैट इज़ सेक्शन 14। सेक्शन 14 ये वो सेक्शन है जो अपील्स के मामलों को डील करता है। अब जब ट्रायल ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ ट्रायल बहुत सारे मामलात में आपके ख़िलाफ़ ऑर्डर्स आ जाते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं बात करूँगा, जैसे सेक्शन 12 ऑफ द गार्डियन वार्ड्स के तहत कि आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं इंटरम कस्टडी की और वो कोर्ट डिसमिस कर देती है, देन आपकी ख्वाहिश ये है, आपके ऊपर पार्टी का प्रेशर है कि जिस अपील में चैलेंज करें, देन यू विल इन्वोक दिस सेक्शन 14 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट। अब इसमें एक दो चीज़ें इसमें समझने की ज़रूरत है कि सेक्शन 14 की सेक्शन 3 सब सेक्शन हैं। सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 के तहत तो अपील आप फाइल कर सकते हैं डिसीजन गिवन के अगेंस्ट, लेकिन सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 के तहत अपील्स आर बार्ड टू बी फाइल्ड अगेंस्ट इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स। एक ऑर्डर परमानेंट ऑर्डर है जो कस्टडी दे दी नहीं दी या परमानेंट फिक्स कर दी मेंटेनेंस, यानी कि एक इंटरम ऑर्डर है जो इन द मेकशिफ्ट को फिल अप द गैप करने के लिए है। जैसे 17A के तहत आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं जी मुझे इतना खर्चा मिलना चाहिए बच्चे को या मदर को, तो कोर्ट जब तक वो केस डिसाइड नहीं होता तब तक एक इंटरम अमाउंट का खर्चा लगा देती है। अब खर्चा कई दफ़ा कम लगता है, कई दफ़ा ज़्यादा लग जाता है। जब वो ज़्यादा लगता है तो पार्टी कहती है जब अपील करें। अब इसके खिलाफ अपील मेंटेनेबल नहीं है, देयर इज़ अ बार, वो बार अवेलेबल है सेक्शन 14 सब सेक्शन 3 के तहत। लेकिन साइमल्टेनियसली सेक्शन 12 ऑफ द गार्डियन वार्ड्स के तहत आप एप्लीकेशन देते हैं, कोर्ट विजिटेशन कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं जी हमें विजिटेशन अलाउ की जाए और कोर्ट विजिटेशन डिनाई कर देती है, तो उस सूरत में आप अपील फाइल करेंगे। है ये भी इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, लेकिन ये अपीलेबल ऑर्डर है और ये अपीलेबल ऑर्डर इस तरह कि आप सेक्शन 14 सब सेक्शन 2 टू बी रेड विद सेक्शन 47 ऑफ द गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट, यानी गार्डियन वार्ड्स एक्ट के सेक्शन को मिला के इसके साथ पढ़ेंगे या इसके साथ लगाएंगे तो फिर वो अपील मेंटेनेबल हो जाएगी। इसी तरह ये 14(2) के तहत अपील इज़ मेंटेनेबल अगेंस्ट वेयर द डिसीजन गिवन। डिसीजन गिवन वो चीज़ है जिसके मुताबिक इसके आगे कुछ नहीं है, जो भी डिसीजन है दैट इज़ फाइनल टू दैट एक्सटेंट, उसमें फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज ए डिसीजन गिवन। जैसे मैंने भी कहा कि जब आप सेक्शन 47 को मिला के पढ़ेंगे तो सेक्शन 47 की सेक्शन 47 ऑफ द गार्डियन वार्ड्स एक्ट उसकी क्लॉज जे और उस क्लॉज जे के अंदर एक फर्स्ट प्रोवाइजो है, दैट प्रोवाइजो हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड इन 1982, जबकि फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 का है। चूँकि 1982 में प्रोवाइजो इंट्रोड्यूस की गई और उस प्रोवाइजो की जो वर्डिंग है वो तकरीबन इसी तरह के एवरी ऑर्डर पास बाय कोर्ट लेसर देन
द डिस्ट्रिक्ट जज इज़ अपीलेबल। मैं माज़रत हूँ, मैं वो बुक लाना भूल गया हूँ सर, नहीं तो मैं वो साथ रेलिवेंस भी होती। तो उस क्लॉज को, उस प्रोवाइजो को चूँकि लेटर इन टाइम है, इट सुपरसीड्स द इफेक्ट्स ऑफ सेक्शन 14(3) ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट, तो हम उसे मिला के पढ़ेंगे सेक्शन 47 को इन गार्डियनशिप मैटर्स ओनली। सिर्फ गार्डियनशिप मैटर्स के जो ऑर्डर्स हैं दैट आर अपीलेबल। जो फैमिली कोर्ट्स के मैटर्स, इंटरलोक्यूटरी मैटर्स हैं या इंटरनल मैटर्स हैं, दे आर नॉट अपीलेबल। फिर जो सबसे अहम सेक्शन है सेक्शन 17, इससे ये भी और सेक्शन 17 है, ये दोनों सर सर तो कहीं पर भी उनको चैलेंज नहीं किया जा सकता, कोई रेमेडी अवेलेबल? सर इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं सर। एक तो ये है कि जहाँ पे अगर अपील अवेलेबल नहीं है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है। और एक स्कूल ऑफ थॉट जो जस्टिस आयशा मलिक के जो अभी लेटेस्ट जजमेंट आई है, वो ये कहता है कि देयर इज़ नो सेकंड अपील अवेलेबल इन द फैमिली कोर्ट्स एक्ट, देयरफॉर हाई कोर्ट हैज़ नो जुरिसडिक्शन। चूँकि हाई कोर्ट ने रिव्यू और रिवीजन और अपील लॉ ने रूल रिवीजन एंड रिव्यू की पावर्स नहीं थी कोर्ट को, देयरफॉर यू कैन नॉट असेल इट बिफोर द हाई कोर्ट। दो कॉन्सेप्ट्स हैं, जुरिसडिक्शन में नहीं जा सकते। अब मैं इसकी ताज़ा जो एग्जांपल है वो ये, जब आपको इंटरनल मेंटेनेंस लगता है, अगर वो इंतहाई एक्सेसिव भी लग जाए, फ़र्ज़ करें अगर कोर्ट 5 लाख रुपये लगा दे जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट, आपके पास कोई मुदावा नहीं है, आप उसे पे करने के पाबंद हैं। हर सूरत में आप रेट में चले जाएँ, वो डिसमिस हो जाएगी, इनलिमिनेट डिसमिस कर देगी, क्योंकि हाई कोर्ट ये कहती है इट्स एन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर एंड स्टैट्यूट प्रोवाइड्स नो रेमेडी अगेंस्ट इट। लेकिन जब मैं आपको विजिटेशन राइट्स की बात करता हूँ, तो विजिटेशन राइट्स के हवाले से जैसे मैंने गुजारिश की कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2017, आई थिंक 2017 CLC 1747, दैट वाज माय जजमेंट, जिसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट हैज़ ऑब्जर्व के विजिटेशन राइट्स के ऑर्डर्स सेक्शन 12 के इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स नहीं हैं, दे आर डिसीजन गिवन एंड अपील्स आर मेंटेनेबल अगेंस्ट देम। और अगर आप देखें कि विजिटेशन राइट्स के ऊपर 2017 CLC 1700 पहले अगर PLD साइट पे आप जाएं, तो यू विल बी अस्टॉनिश्ड कि देयर विल बी नो सिंगल जजमेंट अवेलेबल स्टार्टिंग फ्रॉम 1947 टिल 2017 CLC। 2017 CLC 1747 आने के बाद एक फ्लड गेट खुला और तकरीबन इसका 90 के करीब जजमेंट्स हैं सुपीरियर कोर्ट की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और 5 हाई कोर्ट्स हैं जो कॉन्सेप्ट ऑफ विजिटेशन को डिस्कस कर रहे हैं। खैर मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ, आपके साथ इस बारे में बात करेंगे। सेक्शन 17 जो है वो डील करता है विद द प्रोहिबिशन दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन द प्रोविजंस ऑफ CPC सिविल प्रोसीजर कोड एंड कानूनी शहादत ऑर्डर आर नॉट एप्लीकेबल इन फैमिली जुरिसडिक्शन। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, क्योंकि बहुत सारा प्रोसीजर ऐसा है जो फैमिली कोर्ट्स में अवेलेबल नहीं है, तो जो प्रेसिडेंट मेड लॉ है या जो जज मेड लॉ है, उन्होंने एक रास्ता निकाला कि नहीं, द फैमिली कोर्ट हैज़ गॉट the jurisdiction, family quasi-parental jurisdiction, and it can adopt any procedure whichever is fair in nature and it's not against the principles of natural justice to be adopted. फिर इसमें आता है सेक्शन 17A जो इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू एन अमेंडमेंट इन 2015 बाय द पंजाब गवर्नमेंट। 17A डील्स विद द फिक्सेशन ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस फॉर द वाइफ एंड फॉर द चाइल्ड, फॉर द माइनर। 17A(1) के तहत प्रोसीजर प्रोवाइडेड है कि जब आप केस फाइल करते हैं, देन यू विल हैव टू फाइल ए रिटन रिप्लाई एंड दैट रिटन रिप्लाई हैज़ टू बी फाइल्ड विद इन 15 डेज। अगर वो रिटन रिप्लाई फाइल नहीं होता 15 दिन के अंदर, तो कोर्ट हैज़ गॉट द पावर टू स्ट्रक ऑफ योर राइट। अगर आपका कोर्ट राइट स्ट्रक डाउन कर देती है, 17A की कार्रवाई करते हैं 17A(1) के तहत, तो हाई कोर्ट भी आपका राइट बहाल नहीं करेगी, वो आपका राइट क्लोज हो गया, आप डिफेंस से महरूम हो जाएंगे। 17A(2) जो है वो डील करता है मामलात को, मेंटेनेंस की क्वांटम को, कितनी मेंटेनेंस होगी, और उसके तहत आपकी फैमिली कोर्ट्स हैज़ गॉट द जुरिसडिक्शन टू ग्रांट मेंटेनेंस इवन मोर देन व्हाट इज़ क्लेम, जो आप क्लेम कर रहे हैं उससे ज़्यादा भी दे सकती है। फिर इसके बाद आपके पास आता है 17A(3). अब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं, बड़ा टेक्निकल सा सब्जेक्ट है। हम देखते हैं कि जब फैमिली कोर्ट्स में मेंटेनेंस फिक्स हो जाती है, विच एवर अमाउंट इज फिक्स, नंबर इज़ नॉट मैटर, तो उसकी 10% एनुअल इंक्रीमेंट लगता है। नाउ 10% एनुअल इंक्रीमेंट एज पर माई अंडरस्टैंडिंग हैज़ टू बी फिक्स ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। इसको आप ऐसे आसान लफ्ज़ों में समझेंगे कि अगर 5000 रुपये बच्चे का महीना ख़र्चा लगे पर माह या 10 लगे, जितना भी लगे, तो वो हर साल 10,000 के ऊपर 10% एडिशन होती जाएगी 10% की। बहुत से दोस्त ऐसे करते हैं कि वो 10,000 के ऊपर फर्स्ट ईयर 10,000 के ऊपर 10% इंक्रीमेंट लगेगा, फिर वो एक 11,100 हो गया, फिर वो अगले साल उस 11,100 के ऊपर 10% लगाते हैं, फिर वो इसे कहते हैं हम कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो फैमिली कोर्ट्स एक्ट की मंशा ये नहीं है कि वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाए, वो प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लगती है। जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स किया कोर्ट ने, दैट शेल हैव टू बी इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। और इस पे जो लेटेस्ट जजमेंट है वो 2022 MLD 1762 लाहौर है, जिसमें होल्ड किया है ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि दैट इंक्रीमेंट शेल हैव टू बी फिक्स्ड ऑन दी प्रिंसिपल अमाउंट। फिर इसमें प्रोविजन है सेक्शन 17A(4). बहुत सारे केसेस में हम केस फाइल करते हैं मदर की तरफ से, तो हम देखते हैं कि जो फादर की तरफ से ये हस्बैंड आता है वो कहता है जी मैं तो गरीब आदमी हूँ, और 99% आपको गरीब ही मिलेंगे मेंटेनेंस के केसेस में। मैं बेरोज़गार हूँ, मैं गरीब हूँ, मेरे एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कहानियाँ जो जिसे कहते हैं आप। तो फिर 17A(4) के तहत कोर्ट के पास ये पावर है और आप इन्वोक कर सकते हैं इस प्रोविजन को। अगर वो बंदा किसी जगह मुलाजिम है और आपकी नॉलेज में कि मुलाजिम है, तो कोर्ट कैन सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी अथॉरिटी, डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री, वॉट एवर द डिपार्टमेंट पर्सन इज़ वर्किंग। सिर्फ इसमें एक एक्सेप्शन है कि कोर्ट कैन नॉट रिलाई और कोर्ट कैन नॉट समन इनकम टैक्स डिटेल्स ऑफ ए पर्सन, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की आई थिंक सेक्शन 216 है शायद, जो बार प्रोवाइड करती है कि द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय ए पर्सन इन इनकम टैक्स डॉक्यूमेंट्स आर क्लासिफाइड एंड दैट कैन नॉट बी रिलाइड अपॉन बाय एनी कोर्ट विदाउट द परमिशन ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इस आप क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं आपसे आखिर में करूँगा, उस पर असिस्ट कर दूँगा। फिर इसके बाद आपकी सेक्शन 20 है जो फैमिली कोर्ट्स को पावर्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की देती है। इसी तरह सेक्शन 22 है जो रोकती है फैमिली कोर्ट्स को कि वो स्टे नहीं दे सकते, इंजंक्टिव ऑर्डर नहीं पास कर सकते। देन कम्स द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25A विच डील्स विद द ट्रांसफ़र ऑफ केसेस। आप मेजॉरिटी ऑफ केसेस में 151 या सेक्शन 24A ऑफ द CPC के तहत एप्लीकेशन देते हैं ट्रांसफ़र ऑफ केसेस की आमतौर पे, लेकिन स्पेसिफिकली फैमिली कोर्ट्स एक्ट के तहत सेक्शन 25A इज़ अवेलेबल वेयर बाई यू कैन फाइल ए ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कोर्ट टू दी अदर कोर्ट। अब इसमें एक चीज़ जो सबसे अहम मैं समझता हूँ जो इसमें अहम प्रोविजन है, दैट इज़ सेक्शन 25B। बहुत सारी दफ़ा हम देखते हैं कि हम जब अपीलों में जाते हैं, किसी ऑर्डर को चैलेंज करते हैं, तो अपीलेट कोर्ट हमें स्टे ग्रांट कर देती है या अपोजिट साइड को स्टे ग्रांट कर देती है। तो फैमिली जुरिसडिक्शन में द मैक्सिमम एज ऑफ ए स्टे ऑर्डर इज़ 30 डेज़। अगर वो 30 डेज़ गुजर गए हैं और वो ऑर्डर विकेट नहीं हुआ, तो यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25B ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट फॉर द वकेशन ऑफ दैट स्टे एंड द कोर्ट इज़ बाउंड टू वकेट दैट ऑर्डर। वो आप उसे चेक कर सकते हैं। फिर इसी तरह इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो गार्डियन वार्ड्स एक्ट की हैं, जो मैंने अभी तक देखी हैं, 1 to 4 वही प्रिलिमिनरी है, सेविंग्स कमेंसमेंट। सेक्शन 2 है जो चैप्टर 2 है, दैट डील्स विद सेक्शन 5 to 19। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें आप कह सकते हैं कि इसमें जो सबसे अहम प्रोविजन हैं 7, 10, 15, 17 और 19 हैं जो डील करती हैं विद द एलिजिबिलिटी ऑफ ए गार्डियन। फिर इसके बाद आपका ब्रिटिश सब्जेक्ट्स का भी जिक्र था, चूँकि ये 1890 में इंट्रोड्यूस किया गया था लॉ। फिर ये रिपील हुआ, सेक्शन आपके कुछ सेक्शन इसमें से रिपील कर दिए गए। सेक्शन 7 डील्स विद द पावर ऑफ द कोर्ट टू अपॉइंट ए गार्डियन ऑफ द पर्सन और प्रॉपर्टी। पर्सन और प्रॉपर्टी दो चीज़ें अलग लेने हैं। पर्सन ज़ात तक है और अगर उस बच्चे की कोई प्रॉपर्टी है तो उसका भी गार्डियन आपको अपॉइंट करवाना पड़ेगा आफ्टर सेपरेशन ऑफ द स्पाउसेस। फिर उसके बाद है सेक्शन 18 to 16 मोस्टली डील विद द प्रोसीजर ऑफ अदर मैटर्स। फिर सेक्शन 17 जिसमें है वो अहम है, इट मैटर्स पर्टेन्स टू द मैटर्स कंसिडर्ड बाय। वो कौन से मौक़े हैं, वो कौन से मामलात हैं, कोर्ट के ऊपर एक गाइडलाइन इशू की गई है इस प्रोविजन के तहत, जो कंसिडर करते हुए कोर्ट डिसाइड करेगी कि इस बच्चे का गार्डियन किसे मुकर्रर किया जाएगा। सेक्शन 18 पावर ऑफ द कलेक्टर है। सेक्शन 19 है। अब ये सेक्शन 19 इज़ द सेक्शन जिसमें बाकायदा एक प्रोविजन है सेक्शन 19B विच कैटेगोरिकली लेज डाउन कि किसी बच्चे का अगर बाप जिंदा है, अनलेस अनटिल दैट फादर इज़ डिक्लेयर्ड अनफिट टू बी अ गार्डियन, उसे डिक्लेयर करवाएगी, कोर्ट डिक्लेयर करेगी कि वो अनफिट है, किसी दूसरे बंदे को या दूसरे किसी शख्स को उस बच्चे का गार्डियन मुकर्रर नहीं कर सकती अंडर द लॉ। फिर 20 से 23 हैं मैटर्स ऑफ जनरल कलेक्टर। जो अब इसमें जो अगला अहम प्रोविजन हैं दैट आर सेक्शन 24, 25 एंड 26। 24 डील्स विद द कस्टडी ऑफ द माइनर, उसके फाइड्यूशरी नेचर ऑफ द गार्डियन की है। फिर सेक्शन 25 है जो डील करता है कि परमानेंट कस्टडी किससे दी जाए, जिसके तहत 90% आपके कस्टडी के केसेस फाइल होते हैं, कस्टडी ऑफ परमानेंट नेचर। सेक्शन 25 सिर्फ उस सूरत में इन्वोक हो सकता है जब बच्चे को
नेचुरल गार्डियन उसकी गार्डियन की सुपरविजन से स्नैच किया जाए, अदरवाइज़ नहीं हो सकता। इस मतलब ये है कि ये केसेस बाप तो फाइल कर सकता है, लेकिन मदर को केसेस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है अगर उनके पास कस्टडी ऑलरेडी है। वाइफ के पास अगर कस्टडी है, आमतौर पे बच्चों की जब झगड़े वगड़े होते हैं तो वो कस्टडी माँ के पास होती है। हम माओं की तरफ से कस्टडी फाइल करते हैं, दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल कस्टडी, क्योंकि कस्टडी ऑलरेडी उनके पास फिजिकल पर्सन ऑफ द माइनर इज़ विद देम। सेक्शन 25(1) के तहत कोर्ट के पास पावर्स हैं जुडिशल मैजिस्ट्रेट की, जो CRPC के तहत वारंट्स वगैरह इशू कर सकते हैं। फिर सेक्शन 25(2) है जो सबसे अहम सेक्शन है। दिस इज़ द ओनली सेक्शन एज पर माई अंडरस्टैंडिंग विच ग्रांट्स द पावर टू ए फैमिली कोर्ट टू इशू ए वारंट इन द नेम ऑफ ए माइनर। पूरा CP से उठा के देख लीजिए, पूरा CRP से उठा के देख लीजिए और बाकी तमाम लॉज देख लीजिए। कोई अदालत किसी बच्चे के नाम पे वारंट इशू नहीं कर सकती एक्सेप्ट फैमिली कोर्ट्स। इवन दिस पावर इज़ नॉट एक्सरसाइज बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सिर्फ फैमिली कोर्ट के पास वो पावर है 25(2) के तहत कि वो बच्चे के नाम पे वारंट इशू कर सकती है, एंड दैट्स ए ह्यूज ग्राउंड, आई अंडरस्टैंड। फिर आपके सेक्शन 23 या 37 तक है जो प्रॉपर्टी के साथ मामला को डील कर रहा है। इररेलेवेंट सेक्शन हैं 38 to 42 है, सुपरवाइजरिंग है, फिड्यूशरी नेचर है, डिस्चार्ज एंड रिमूवल ऑफ गार्डियन है। इसी तरह 43 to 51 है जो कि मैटर्स इन्फोर्समेंट अपील्स कॉस्ट। 43 to 51 में 47 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो अपील से डील करता है। इसी तरह 39E है जो कंटुमेशियस डिनाइल से डील करता है, जिसमें अगर कोर्ट के ऑर्डर्स को फ्लाउट किया जाए, कोर्ट के ऑर्डर्स ना माने जाएँ तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब एक चीज़ जो इसमें समझने की ज़रूरत है, फैमिली कोर्ट्स एक्ट और गार्डियन वार्ड्स एक्ट में चूँकि दोनों पार्टीज़ पेरेंट्स हैं बच्चे के, आप किसी एक पार्टी को सज़ा नहीं दे सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स इस लिटिगेशन में तकरीबन नल एंड वाइड हैं, उन पर कुछ नहीं होता, मैंने नहीं देखा। सेक्शन 16 फैमिली कोर्ट्स एक्ट है जो प्रिस्क्राइब करता है पनिशमेंट फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, और वो पनिशमेंट सज़ा नहीं है, वो पनिशमेंट सिर्फ 2000 रुपये। 1964 में तो एक ह्यूज अमाउंट होगी, आजकल 2000 तो मुझे भी ले लेता है बॉस। कोर्ट का अब चलता सिस्टम में 2000 रुपये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है। इट नीड्स टू बी चेंज। जो मैंने सबसे पहले बात की थी, अनफॉर्चुनेटली मैंने रात को बनाया था ये, और ये मेरा सेकंड अपॉर्चुनिटी टू फ्रेम ए प्रेजेंटेशन, मैंने कभी प्रेजेंटेशन दी नहीं है तो इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसीज हैं। दिस वॉज द पॉइंट विच आई डिस्कस इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस कि जब आप एज ए लॉयर इंगेज होंगे किसी फैमिली केस में, तो ये याद रखिएगा कि आपने सिर्फ अपनी पार्टीज़ के राइट्स को डिफेंड नहीं करना, आपने उस पार्टी के बच्चे के राइट्स को भी डिफेंड करने हैं। दैट राइट्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू फाइनेंशियल राइट्स। आप हमारे यहाँ होता ही है कि जब हम किसी खातून की तरफ से इंगेज होते हैं, या मैं होता हूँ, मैं तो खैर बहुत रेयरली केस लेता हूँ, लेकिन तो हमारी ये कोशिश होती है बच्चे की शक्ल ना देखने दें। बाप हो या दादी हो या बाकी हो, वहाँ पे आपको अक्सर फैमिली कोर्ट्स के विजिटेशन एरिया में झगड़े होते नज़र आएंगे, लॉयर्स पर्सनल होते नज़र आएंगे। माइंड वन थिंग जो मेरे आज आपके साथ बैठने का मकसद था, वो ये आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना था। सेपरेशन, डिवोर्स, खुला, वट एवर नेम यू गिव इट, इट इज़ ऑलवेज बिटवीन स्पाउसेस। ये मियाँ बीवी के दरमियान हो रही है। इसमें वो उनका अगर कोई बच्चा, तकरीबन 70 to 80% केसेस जो खुला के आते हैं उसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि हमारा लॉ ऐसे है कि वो 4th फिट खुला की डिग्री इशू कर देते हैं तो वो बच्चे डैमेज हो जाते हैं। उस बच्चे ने कोई रोल उस डिवोर्स में नहीं प्ले किया, तो आपको उस बच्चे को सज़ा देने की हक नहीं बनता। आप उस बच्चे को सज़ा इस तरह हमारा जुडिशल सिस्टम देता है कि हम उस बच्चे की एक्सेस डिनाई कर देते हैं एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट को। आपने मेंटेनेंस का केस फाइल किया, आपने कस्टडी का केस फाइल किया, या सेक्शन 12 के तहत विजिटेशन इंटरम कस्टडी मांगी, 1-1 साल तक हम उसका जवाब नहीं देते। इन द मीन टाइम उस बच्चे की बाप से मुलाकात नहीं होती, क्योंकि इंसानी बच्चा है, वो डिविएट कर जाता है, वो बॉन्डिंग उसकी कम हो जाती है बाप के साथ, जो भी इंसानी बाप हो या माँ हो, जिसके पास भी बच्चा हो, और फिर साइमल्टेनियसली उस बच्चे को प्रोग्राम किया जाता है। हमारी सोसाइटी ऐसी है जिसमें हम जाली FIR दे के कत्ल के केस में लोगों को इन्वॉल्व कर देते हैं, आम रूटीन है हमारे देहातों में। इसी तरह हम जाली स्टोरियाँ सुनाते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। इंसान बुनियादी तौर पे कमज़ोर है। मेरी 22 साल की वकालत है, 22 साल में से तकरीबन 13 साल मैंने एक्सक्लूसिवली चाइल्ड कस्टडी का काम किया, एंड आई ऑलवेज अपीयर्ड ऑन बिहाफ ऑफ ए नॉन कस्टोडियल फादर। मैंने आज तक कोई ऐसा बाप नहीं देखा जिसने कहा मैं बड़ा जालिम आदमी था, या मेरी बीवी बड़ी अच्छी औरत थी और मैं बड़ा कमीना आदमी था। हर बंदे ने जिसने मैं बड़ा नेक आदमी था, मेरी बीवी बड़ी ज़्यादती कर दी। ना मैंने ऐसी कोई औरत देखी है जिसने कहा कि जी मैं
थोड़ी मिस्टेक कर रही हूँ या मेरा हस्बैंड बड़ा नेक आदमी था, सिर्फ गन और करेक्टर असैसिनेशन की जाती है और इवेंचुअली वो नुकसान उस बच्चे का होता है। तो मेरी सजेशन होगी आपके साथ, वो तो हालात के साथ साथ आप देखेंगे जब आपके पास केसेस आएंगे हाउ टू डील इट, बट ऑलवेज बी कॉन्शियस ऑफ द चाइल्ड, क्योंकि उस बच्चे ने वो बेसिक यूनिट है, उस बच्चे ने ग्रो करना है। आज जो उसके हालात हैं वो आज से 5 साल के बाद नहीं होंगे। जो अगर हम कहावत है वल्लाह वलम सच है झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन आई वुड कोट इट, कहने वाले कहते हैं कि जी जो काबिल के जराइम है उसमें जो इंसान उसके बाद करेगा उसमें काबिल का भी हिस्सा है, क्योंकि उसने एक कत्ल किया था पहला। तो डोंट बी द सोर्स, हमें वो सोर्स नहीं बनना जिसमें पर्सनली इन्वॉल्व होके कुछ आप कह लें फीस के बस हम पर्सनली इन्वॉल्व होकर उस बच्चे को डैमेज करें। दिस इज़ माई सजेशन, इट्स नॉट रेलिवेंट विद दिस सब्जेक्ट। अब इसमें जो अहम चीज़ है जो मैं जिस पे बात कर रहा था कि गार्डियन वार्ड्स एक्ट के तहत कस्टडी डिफ़ाइन की गई है। ओरिजिनली गार्डियन वार्ड्स एक्ट में कस्टडी 2 तरह की है, एक परमानेंट कस्टडी है, एक इंटरम कस्टडी है। परमानेंट कस्टडी इज़ यूजुअली बीइंग डेल्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द फैमिली कोड्स एक्ट, whereas interim custody is dealt under the provisions of section 12 of the family courts act। फिर एक इंट्रोड्यूस हुई 2002 में अमेंडमेंट के तहत विजिटेशन राइट्स का कॉन्सेप्ट, दैट इज़ द थर्ड काइंड ऑफ कस्टडी, दिस इज टेम्पररी कस्टडी। आइटम नंबर 5 ऑफ द स्केड्यूल अटैच विद द फैमिली कोर्ट्स एक्ट डील्स विद द विजिटेशन राइट्स। सब्जेक्ट ऑफ विजिटेशन राइट्स हैं क्या? अब देखिए, परमानेंट कस्टडी तो जब वो डिसाइड होगी, कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड करेगी, उसके बाद परमानेंट कस्टडी डिसाइड होगी, किसी एक पार्टी को मिल जाएगी। इंटरम कस्टडी है, जब तक लिटिगेशन चल रही है तब तक मुझे कस्टडी दे दें या उसे दे दें। लार्ज मेजॉरिटी ऑफ केसेस में कस्टडी डिनाई हो जाती है, वो भी सेक्शन 12 वाली इंटरम कस्टडी को डिनाई कर दी है। फिर जो लेसर तरीन है कस्टडी वो है टेम्परेरी कस्टडी फॉर द टाइमिंग, सुबह दे दें, शाम को ले दें, रात को दे दें, सुबह ले लें, कुछ इस तरह का जो सिस्टम है। कोर्ट्स उस पर भी बहुत रिजिड व्यू रखती हैं, बड़ी एक्सट्रीम लिटिगेशन के बाद जाके आपको 4 या 6 घंटे की मुलाकात देती हैं। जो हमारे यहाँ प्रैक्टिस है दैट इज़ फॉर द ग्रांट ऑफ 2 आवर्स विजिटेशन विद इन द कोर्ट प्रेमिसेस, लार्ज मेजॉरिटी ऑफ केसेस में थ्रू आउट पंजाब। लाहौर में बहुत बेहतर हालात हैं, लेकिन लाहौर से बाहर 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटे की मैक्सिमम मुलाकात है। अब मसला यहाँ पे ये जो समझने की ज़रूरत है वो ये कि फैमिली कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन क्या है, क्या जुरिस्डिक्शन है, उनकी नेचर ऑफ जुरिस्डिक्शन क्या है। फैमिली कोर्ट्स जो हैं आपकी वो टेक्निकली कोर्ट्स नहीं हैं, दे आर पंचायतें बेसिकली। फैमिली कोर्ट्स ख़ानदानी अदालत कह लें आप, तो दे एक्सरसाइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन, दिस इज़ नोन एज क्वासी पेरेंटल जुरिस्डिक्शन। मीन आप कह लें कि पेरेंटल जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करती हैं। तो प्रैक्टिकली इसके ऊपर जो आपके प्रिंसिपल्स लॉ के टेक्निकल प्रिंसिपल्स हैं जो सिविल लॉ की हैं या बाकी लॉज के हैं वो अप्लाई नहीं करते। जैसे आप सिविल लॉ में देखते हैं तो कंपैरिजन अगर आप करें तो अगर आपने एक प्रोविजन है, मसलन रेस ड्यूटी कैटा का एक सेक्शन है, आपने एक प्रोविजन फाइल, एक केस फाइल किया, वंस फॉर ऑल वो डिसमिस हो गया फॉर वन रीज़न और दी अदर, आप दोबारा वो कॉज एजिटेट नहीं कर सकते। ये बेसिक प्रोविजन है रेस ड्यूटी कैटा की। स्ट्रेंज इज़ द फैक्ट कि कस्टडी लॉज में या फैमिली लॉज में रेस ड्यूटी कैटा एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ ए कंटिन्यूइंग कॉज। आप एक केस डिसमिस कराते हैं, आप सरेंडर कर देते हैं राइट, मैं फ़र्ज़ कर लेते हैं मैं कस्टडी सरेंडर करता हूँ कि जी मैं कस्टडी सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे विजिटेशन राइट्स दे दें, कोर्ट विजिटेशन राइट्स बना देती है। तो ये नहीं है कि मैं कस्टडी दोबारा नहीं फाइल कर सकता। आफ्टर सम टाइम 6 months, 8 months, 10 months मैं दोबारा केस फाइल कर सकता हूँ। द ओनली रिक्वायरमेंट इज़ दैट द फ्रेश केस हैज़ टू बी फाइल्ड विद फ्रेश ग्राउंड्स। कोई नई ग्राउंड्स होंगी जो लॉजिकल होंगी। इसके बाद सेकंड चीज़ जो है वो नेचर है फैमिली जज कैसे बिहेव करेगा। तो फैमिली जज शैल हैव टू एक्ट एज इन दिस कैपेसिटी ऑफ ए लोको पेरेंटिस। इट्स अ लैटिन टर्म एंड इट मीन्स लाइक ए वाइज पेरेंट वुड एक्ट। एक अक्लमंद बाप या माँ, पेरेंट का जिक्र है, मदर या फादर का नहीं है। एक अक्लमंद पेरेंट किस तरह एक्ट करेगा, फैमिली जज वैसे एक्ट करेगा। मीनिंग देर बैक कि वो टेक्निकलिटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा। उसके नज़दीक सबसे अहम जो फरीज़ा है बेसिकली फैमिली कोर्ट जज इज़ टू एक्ट एज ए चाइल्ड्स एडवोकेट। वो बच्चे के वकील के तौर पे एक्ट करेगा, वो पार्टी की उसमें नहीं पड़ेगा। और यही वजह है कि फैमिली कोर्ट के सामने वेलफेयर ऑफ माइनर जो है वो सुप्रीम कंसिडरेशन है, राइट्स ऑफ द मदर और राइट्स ऑफ द फादर सुप्रीम कंसिडरेशंस नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट जो जजमेंट आई है दैट इज़ आई थिंक 2023 सुप्रीम कोर्ट SCMR 413 विच कैटेगोरिकली लेज डाउन कि फैमिली कोर्ट अनड्यू एडहेरेंस यानी अनड्यू इंटेलिजेंस नहीं करेगी टेक्निकलिटीज़ ऑफ लॉ में। ये सेक्शन लगेगा, वो सेक्शन लगेगा, मैंने उस सेक्शन के तहत एप्लीकेशन दी है, इसने उस सेक्शन के भी, वो एप्लीकेशंस मैटर नहीं करते।
बेसिक वेलफेयर ऑफ माइनर मैटर करता है, जो आपने इस्टेब्लिश करनी है। अब हमारे यहाँ एक चीज़ जो आप यंग ग्रेजुएट्स को समझने की ज़रूरत है, जब आप फैमिली केसेस फाइल करते हैं, जब मदर की तरफ से केस फाइल करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं सॉरी मेंटेनेंस के केसेस, तो आप बहुत बढ़ा के मेंटेनेंस मांगते हैं। 5 लाख रुपए कमा रहा था, 70,000 रुपये किराया आ रहा है, 2 रिक्शे चढ़ रहे हैं, 30,000, इस तरह के एक आप जाली सा बिल बनाते हैं। आपको वो जाली बिल बनाने की ज़रूरत नहीं है। बी स्पेसिफिक, क्योंकि आपको कोर्ट मैक्सिमम खर्चा यहाँ पे प्रैक्टिस के तहत लगता है। कोर्ट बहुत रेयर केसेस हैं जहाँ पे टेक्निकली उस प्लीडिंग्स के मुताबिक ख़र्चा लगाती है। जो आपके मसलन लाहौर में ख़र्चा चल रहा है, एक रेट चल रहा है 50,000 रुपये, वो 35 से 50,000 के दरमियान खर्चा लगेगा। वो आपकी प्लीडिंग्स को देके 10 लाख रुपये खर्चा नहीं लगाएंगे। बी प्रैग्मेटिक। फिर जब आप हस्बैंड की तरफ से उस मेंटेनेंस के सूट को जवाब देते हैं तो आप 2 गलतियाँ करते हैं। बहुत ये समझने की ज़रूरत है कि एक तो आप जो मेंटेनेंस सूट के जवाब में आप कहते हैं मैं गरीब आदमी हूँ, बेरोज़गार हूँ, खाने को नहीं है, मैंने बाप को भी पालना है, माँ को भी पालना है, फलाने को भी पालना है, बहनें भी हैं, भाई भी, उन्हें भी पालना है। ये आपने याद रखना है कि आप बीइंग ए फादर बाउंड हैं अपने बच्चे को मेंटेन करने के। जहाँ पे आपके बच्चे का खर्चा है वहाँ पे ना बाप मैटर करता है, ना भाई मैटर करता है, ना बहन मैटर करती है, ना कोई और कंसिडरेशन मैटर करती है। यू हैव टू बियर द एक्सपेंस ऑफ बीइंग ए फादर। जो सबसे बेहतरीन चीज़ है उसमें यह कि आप जब हस्बैंड साइड की तरफ से जवाब दें तो अपनी सैलरी स्लिप प्रूफ लगाएं कि मैं इतना कमाता हूँ। हम जनरली प्रूफ नहीं लगाते, हम कहते हैं जी बेरोज़गार है या गरीब आदमी है या मिस्कीन आदमी। कोर्ट्स मर्सी पे नहीं चलती, कोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे चलती हैं। अगर आप एक मेंटेनेंस स्लिप लगाते हैं, अपनी सैलरी स्लिप लगाते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ आर्गूमेंट कि मैं 50,000 रुपये महीना कमाता हूँ, तो कोर्ट आपको मैक्सिमम खर्चा भी लगाएगी तो 30% लगाएगी उस सैलरी स्लिप का। 50,000 का 30% लगाएं तो 15,000 या 20,000 रुपये खर्चा लगेगा। लेकिन जब आप सैलरी स्लिप नहीं लगाते और आप कोर्ट की स्वाबदीद पे छोड़ देते हैं, फिर वो कोर्ट की मर्जी है कि वो किस तरह खर्चा लगाती है। ओपन आपने फील्ड छोड़ दी, कोर्ट 50,000 भी खर्चा लगा सकती है, कोर्ट 30 भी लगा सकती है, कोर्ट 2 लाख रुपये भी खर्चा लगा सकती है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब आप जवाब दें बीइंग फ्रॉम ए हस्बैंड साइड तो अपनी सैलरी स्लिप ज़रूर लगाएं या अपना सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर इस्टेब्लिश करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक सुपीरियर कोर्ट्स का ये बड़ा स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट व्यू है कि एवेसिव फादर्स के ख़िलाफ़ आप उसे क्या कहेंगे कि एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया जाए। जो बाप अपना ख़र्चा छुपा रहा है, जो अपने बच्चे का ख़र्चा नहीं देना चाह रहा, वो बहाने लगा रहा है, तो समझ आ जाती है प्लीडिंग पढ़ के लिए एवेट कर रहा है, ये एवेसिव कंडक्ट है इसका, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर कोर्ट उसमें आपको ख़र्चा ज़्यादा लगाती है, आमतौर पर ये देखा गया। फिर जब हम उस हस्बैंड की तरफ से जो जवाब दे रहे हैं मेंटेनेंस के सूट में कि मेरे तो हालात बड़े ख़राब हैं और मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेहरबानी करें, लेकिन जब वो कस्टडी का केस फाइल करता है तब उसके हालात अच्छे हो जाते हैं। तब वो कहता है मेरे बड़े अच्छे हालात हैं, मेरे ऑब्वियसली अच्छे हालात कहेगा तो कस्टडी लेगा ना। तो ये कॉमन प्रैक्टिकल एरर्स हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। आपको अपना वही स्टांस मेंटेन रखें जो आपने मेंटेनेंस के सूट में रखा हुआ है। आपको अमारत शो करते हैं। आपकी मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जब खर्चा लगता है, फाइनल जब एडजुडिकेशन होती है तो कोर्ट कहती है कि जिसने अपने गार्डियनशिप के केस में या अपनी कस्टडी के केस में ये फलानी लाइन में ये मेंशन किया कि ही इज़ इन ईजी सर्कमस्टांसेस, ही इज़ ए वेल्दी मैन, ही इज़ अर्निंग सच एंड सच, वो उसको कंसिडर करते हुए आपको खर्चा डबल लग जाता है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि आपको डिनाई नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपनी सैलरी स्लिप और सैलरी का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इस्टेब्लिश करना चाहिए कोर्ट के सामने और ख़ुद वॉलंटरली कहना चाहिए। एक और प्रैक्टिस हमारे यहाँ की 2,000 रुपये में खर्चा दे सकता हूँ, मैं 3,000 रुपये खर्चा दे सकता हूँ। आजकल के ज़माने में 2,000, 3,000, इवन 10,000 इज़ नॉट कंसिडर्ड खर्चा। आजकल हर बंदा 10,000 से ज़्यादा मेंटेन कर सकता है। बच्चा उसका है, उसे ख़र्चा फ्रीली देना चाहिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग है। साइमल्टेनियसली जब हम कस्टडी पिटिशंस फाइल करते हैं फ्रॉम द फादर साइड, तो हम बहुत ज़्यादा, हमारे पास उनके ग्राउंड्स और कोई नहीं होती, तो हम एलिगेशन लगाते हैं, प्रोविजंस। जब आप पिटिशन लिखते हैं तो किरदार को असैसिनेट करते हैं, SMS को हाईलाइट करते हैं, व्हाट्सएप को हाईलाइट करते हैं, तो इनका कहीं कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जीज़। आपको कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करनी चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि ये बात याद रखिए कि एक वक्त में वो आपकी बीवी रह चुकी है या वो आपका हस्बैंड रह चुका है और अंडर इस्लामिक इंजंक्शंस वो आपका लिबास था। तो लिबास सिर्फ उस शादी की कंटिन्यूटी के दरमियान में नहीं है, वो शादी के ख़त्म होने के बाद भी वो लिबास की हैसियत रहेगी। और साइमल्टेनियसली वो आपका मियाँ बीवी का रिश्ता तो ख़त्म हो गया है,
माँ बाप का रिश्ता आपका उस बच्चे की ज़िंदगी तक चलेगा, वो आपके बच्चे की माँ या आपके बच्चे का बाप हर दो सूरतों में रहेगा। तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है, जब आप रीडिंग लिखते हैं तो करेक्टर असैसिनेशन मत किया करें, उसका आपको फ़ायदा नहीं है। बजाय करेक्टर असैसिनेशन करने के, बजाय टेक्निकलिटीज़ में पढ़ने के, आप वेलफेयर ऑफ माइनर को फोकस किया करें कि वेलफेयर ऑफ माइनर क्या है, वो क्यों बाप को मिलनी चाहिए, वो क्यों उसकी परमानेंट कस्टडी मदर से छीन के बाप को देनी चाहिए। देखिए, बाप ने बहरहाल रोज़गार भी कमाना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये तकसीम, बुनियादी तकसीम इंसान की इस तरह की औरत को घर के मामलात के लिए पैदा किया गया, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और मर्द को बाहर के मामलात के लिए पैदा किया। मर्द इज़ नॉट सपोज टू टेक केयर ऑफ ए चाइल्ड। 6 महीने के बच्चे को मर्द नहीं पाल सकता, मुमकिन ही नहीं है, फितरत ने उसे नहीं पैदा किया। तो इस तरह की पटिशन फाइल करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पार्टी को बताना चाहिए कि भाई इसमें कुछ नहीं बनेगा आपका, भले आपका फीस चली जाए, भले हो सकता है कि क्लाइंट आपका टूट जाए, लेकिन आपकी इंटेग्रिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी। हम जब सब्ज़ बाग दिखाते हैं फिर वो नहीं मिलता पार्टी को, तो वो नुकसानदेह आपके अपने लिए होता है, क्योंकि बीइंग ए लॉयर बेसिकली आपकी वकालत चलेगी आपकी रेपुटेशन के ऊपर, आपकी इंटेग्रिटी के ऊपर, कि यार ये बंदा बैठ जाता है कि नहीं बैठता, या ये खड़ा रहता है, या ये बंदा सही मशवरा देता है। तो यू आर यंग लॉयर्स, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि डोंट क्रिएट फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड होप्स। जो बेहतरीन मशवरा आप अपने इल्म और तजर्बे के मुताबिक, तमाम हालात व वाक़यात के मुताबिक रखते हुए दे सकते हैं, वो देना चाहिए और प्रैक्टिकल मशवरा दिया कीजिए। कस्टडी पाकिस्तानी लॉ में मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, मैंने पिछले 12-13 साल में आई एम सर्विंग थ्रू आउट पाकिस्तान, ऑलमोस्ट 26 शहरों में मेरी सर्विसेज हैं। किसी एक शहर में, किसी एक ग्राउंड पे मैंने कस्टडी का ऑर्डर नहीं देखा आज तक। 22 साल की वकालत है, कोई एक तो होना चाहिए ना। किसी एक कोर्ट को तो 7 साल का लॉ भी नज़र आना चाहिए, किसी एक कोर्ट को माँ की करप्शन भी नज़र आनी चाहिए, किसी एक को माँ की गुर्बत भी नज़र आनी चाहिए। किसी कोर्ट को मैंने नहीं देखा। अब जो सबसे अहम जजमेंट है 2018 SCMR 1991, दैट वाज द ओनली जजमेंट जिसमें कराची हाई कोर्ट ने बच्चे की कस्टडी माँ से लेके बाप को दे दी थी। एंड जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कस्टडी रिवर्ट करके मदर को दे दिया और बाप को विजिटेशन राइट्स दे दिए। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इट इज़ ओनली द बॉन्डिंग, जो टाइम एक बाप अपने बच्चे के साथ स्पेंड करता है, दैट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन इन हिज इंडल्जेंस इन टू लिटिगेशन। एंड एज ए लॉयर मैं यही सजेस्ट करता हूँ, आई अंडरस्टैंड कि यही सजेशन आपको भी देना चाहिए, क्योंकि वो फ्रिवलेस और प्रोटेक्टेड लिटिगेशन का नुकसान इवेंचुअली लॉयर के हिस्से में आता है, क्लाइंट को इतना नहीं पढ़ना पड़ता। दिस इज माई हम्बल सबमिशंस। एनी क्वेश्चंस इफ़ यू लाइक, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर जी। 2018 SCMR 1991 सुप्रीम कोर्ट मंथली। सर देखिए, बात यह है कि बच्चे अगर जो आप इंटेलिजेंस प्रेफरेंस की बात करें ना, एक बच्चा अगर 5 साल मेरे पास रहा है और बाप के साथ उसकी एक्सेस 0/0 once in a month, twice, 2 hours, once in a month within the court premises, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो किसके स्टेटमेंट देगा? कोर्ट जुल्म करती है उस बच्चे को रोस्टर में बुला के, जिस बच्चे को बाप के पास एक्सेस नहीं है उससे ये पूछना बेटा आप किसके पास जाओगे, कोर्ट जुल्म करती है उस बच्चे के साथ। हाँ, आपने पूछना है तो 1 हफ्ते के लिए बच्चा हैंड ओवर कर दें सेकंड पेरेंट को, उसके बाद वो टाइम स्पेंड करके आए, फिर पूछना है बच्चे से बच्चा किसके पास जाता है, दैट्स वेल एंड गुड। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि बच्चे की स्टेटमेंट शुड नॉट बी मटीरियल अनलेस ही इज बीइंग गिवन फ्री एक्सेस टू दी अदर पेरेंट। जिसके पास बच्चा नहीं है उसके पास उसे फ्रीक्वेंट एक्सेस होनी चाहिए, और वंस द चाइल्ड इज न्यूट्रलाइज देन ही शुड बी आस्क्ड कि उसकी इंटेलिजेंट प्रेफरेंस किस पेरेंट के साथ है। सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि ऐसा स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसा स्टेटमेंट, अब ये भी तो देखिए ना कि वो बच्चा अगर 5 साल एक पेरेंट के पास रहे और वो 1 हफ्ते के अंदर ही बिगड़ गया, 1 हफ्ते के अंदर ही हाथों में फिसल के चला गया है, तो फिर 5 साल तो हमने टाइम ज़ाया किया है। और ऐसी सिचुएशन अगर बच्चा चला जाए तो आपको ये करना चाहिए कि आपको एप्लीकेशन देनी चाहिए कोर्ट में कि जनाब अब जो लेटेस्ट जजमेंट आई है, मैं साइटेशन की एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, जस्टिस सत्तर महीनुल्लाह की जजमेंट आई है अभी 3-4 दिन पहले, जिसमें साइकोलॉजिकल असिस्टेंस की बात की गई है, जहाँ पे आपको लगे कि बच्चे को उन्होंने हाथों में डाल दिया, एप्लीकेशन दे दे कोर्ट से कि जनाब साइकेट्रिक एवेल्यूएशन करवाई जाए बच्चे की। देखें, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ ना आप साइकेट्रिस्ट से, प्रोफेशनल आदमी की एवेल्यूएशन रिपोर्ट मंगाएं वेदर द चाइल्ड इज बीन एलियनेटेड और नॉट, तो वो आप एक करके उसे मेलो डाउन कर सकते हैं इशू को।
सर वेलफेयर का वेरी वास्ट है, वेरी वेरी वास्ट है। आप वेलफेयर को कैसे कॉम्प्रीहेंड करते हैं? तमाम तर चीज़ें भी डालें तो भी आप सबसे पहले तो उस मदर को अनफिट डिक्लेयर कराएं ना, उसके बाद कस्टडी की तरफ जाएंगे। अब मसला ये है कि आप वेलफेयर को पकड़ के बैठेंगे कि वेलफेयर नहीं हो रही, दूसरी तरफ आपके बच्चे के साथ एक्सेस नहीं है, बच्चा आपको पहचानते ही नहीं, आप 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे की मुलाकात कर रहे हैं। अब कोर्ट के लिए ये बड़ा इंट्रिकेट मसला होगा कि वो एक ऐसे बंदे को जिसे बच्चा भी जानता है जिसे कस्टडी हैंड ओवर कर दें। हेपियस अगर वो एक्स पार्टी हो गया आप नहीं पेश करते देन गो इनटू हेपियस टू दी हाई कोर्ट, एसपी को डायरेक्शन मिलना है बच्चा हाई कोर्ट में पेश करवा लें। सर बात बस स्टार्टिंग से दफा 7 में सेट एक्स पार्टी होगा, ठीक है ना जी, एक्स पार्टी सर्टिफिकेट है उसके लिए मान ही पेश कर सकते हैं। एक्स पार्टी ऑर्डर इन द वाइड हैव इशू ऑर्डर मेरे तो नॉलेज में नहीं है, जब तक मेरे नॉलेज में नहीं आएगा तो भाई दैट ऑर्डर हैज नो इंडिकेशन दैट्स एन ऑर्डर बिहाइंड माय बैक और उसका एक बिल्कुल भी जजमेंट है 2018 या 19 मीरम जाम केस है सर, उसमें डीआईजी साहब जो लाहौर के बड़ा मशहूर केस है, साकिब साहब का वो है 497 में चेक कर लीजिएगा, 2018 की जजमेंट है और डीआईजी लाहौर के सीसीपी होते हैं, मैं नाम उनका नहीं लेना चाह रहा, वो इन्वॉल्व थे जो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा उन्हें एडमॉनिश किया था उस जजमेंट में। ठीक है सर, अब जुरिस्डिक्शन इधर भी केस हमने डिफाइन किया, अब मां मूव कर दी उसके लिए, फिर हम ये केस दोबारा की जहाँ हमें रिपोर्ट है कि यहाँ हो सकते हैं नहीं हो सकते, हम कभी फाइल करना पड़ेगा इधर हमें एप्लीकेशन देंगे काम लेंगे। बेहतर है कि हेपियस आप उधर ही फाइल करें जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन होगी मदर यहाँ, आप यहाँ पे फाइल करेंगे वो अगर आउट ऑफ प्रोविंस होगा फिर तो इनफेक्टिव हो जाएगी, फॉरन नॉन रिलीजियस है, अगर वो विद इन प्रोविंस होगा तो फिर शायद हेल्पफुल आप हाई कोर्ट कर दें, सेशन कोर्ट नहीं करेगा। सारी क्लास में इंटरन चल एप्लीकेशन देते हैं, लेट फाइल करते हैं, उसके लिए कोई जल्दी नहीं लगाते हैं, इंटरन खर्चा नहीं लगाते हैं, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। सर आपका जिस दिन आपने केस फाइल कर दिया उसमें खर्चा चल पड़ा है, वो तो टिक आपकी फेवर में जा रही है, क्लॉक चलना शुरू हो गया कि वो जिस दिन भी इंटरन खर्चा लगेगा वो खर्चा लगेगा फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द पार्टी अंडर सेक्शन 17A(1) के तहत, वो जिस दिन पार्टी ज्वाइन करेगी उस दिन से खर्चा लगेगा और अगर पार्टी ज्वाइन नहीं करती तो एक्स पार्टी लगेगा, तो एक्स पार्टी शैल हैव टू बी फिक्स्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द सर वो कहता है मैं गरीब हूँ, पता है, लेकिन हमारे पास पूरी कंडीशन प्रूफ है कि उसकी नेट इनकम भी है, वो पोस्ट है, ठीक है प्रूफ है सर, वो देख के तो फिर खर्चा। सर वो अगर आपके पास प्रूफ है तो उन्हें वेरीफाई करवा दें, 17A(4) के तहत एप्लीकेशन दे दें पंजाब लैंड जो भी डिपार्टमेंट है नाम इसकी यही है, हमारे पास प्रूफ है तो वेरीफाई करें ये प्रॉपर्टी इसके नाम है या नहीं है। बैंक इन्फॉर्मेशन सिर्फ इनकम टैक्स इन्फॉर्मेशन नहीं निकल सकती, बाकी हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सेक्शन 25(2) के तहत सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 25 ऑफ द फैमिली कोर्ट्स एक्ट, ओनली फैमिली कोर्ट हैज गॉट द जुरिसडिक्शन टू इशू वारंट, सेक्शन 100 का वारंट इन द नेम ऑफ द चाइल्ड। देखिए आमतौर पे हम ये देखते हैं कि जब कस्टडी पिटीशन दायर होती है या विजिटेशन राइट्स की एप्लीकेशन आती है, विजिटेशन स्केड्यूल बन जाता है, कोर्ट कहती है आप इस टाइम से इस टाइम तक मिल लें, जैसे मेरे भाई ने कहा वो बच्चे की आपको एक्सेस नहीं देता, बच्चा लेने जाते हैं वो कहते हैं जी बच्चा है ही नहीं, फिर आप कोर्ट में आते हैं, कोर्ट बैलेंस इशू करेगी, शो कॉज नोटिस इशू करेगी अपोजिट साइड को, फिर एक स्टेज है कि जहाँ पे कोर्ट वारंट इशू करेगी 100 सेक्शन 100 का इन द नेम ऑफ द पार्टी, फिर उसके बाद अगली स्टेज पे आएगा जहाँ पे लॉक ब्रेकिंग होगी, फिर उसके बाद पुलिस इंक्लूजन होगी, पुलिस का जो वारंट है सेक्शन 100 का वो बेसिकली पुलिस दरवाजे तक जा सकती है, अंदर नहीं जा सकती, फिर मैजिस्ट्रेरियल पावर्स हैं कि उसके बाद भी अगर बच्चा भी नहीं प्रोड्यूस होता देन द मैजिस्ट्रेट इज बाउंड टू इशू ए वारंट फॉर इंट्रूजन इनसाइड द हाउस, तो वो अंदर जाएंगे लॉक ब्रेकिंग करेंगे, फिर भी नहीं होता, फिर वारंट जैसे एक परपेचुअल वारंट का कॉन्सेप्ट है फौजदारी कानून में, इस तरह फिर कोर्ट वारंट इशू करेगी उस बच्चे के नाम पर कि ये बच्चा जहाँ पे भी डिसमिनिटी मिले से प्रोड्यूस किया जाए कोर्ट में, दैट इज द वारंट अंडर सेक्शन 25(2) ऑफ द फैमिली लॉ। मैडम
सेक्शन 216 इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ऑफ 2001 के अंदर बार है, कोई बंदा वो इंफॉर्मेशन लेके उस पर रिलाई नहीं कर सकता, ना कोर्ट ना वो बंदा तो ले नहीं सकते आप, इससे क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। फैमिली लॉज जितने भी हैं वो कंपोजिशन सारी जो है औरत की फेवर की है, मर्द बेचारे पे लेजिस्लेटर को कभी रहम नहीं आया। और दूसरा क्वेश्चन ये है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मर्द के काफ़ी इन्फ्रिंज हुए होते हैं। मुझे पहले राइट्स बताने कौन कौन से मुझे नहीं पता। सर फेयर ट्रायल जैसे 10A है, यहाँ पे फैमिली लॉज जो है फेयर ट्रायल को लेकर चाहिए, यहाँ पे 24A को नहीं पूछता। आप कभी फैमिली कोर्ट के विजिटेशन ऑर्डर देखिएगा, मैं आपके सवाल दूसरा बाद में सुनता, मैं पहले बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जो सेक्शन या डोमेन बताई जाती है वो ये बताई जाती है कि एवरी केस शैल हैज इट्स ओन मेरिट्स एंड इट शैल बी डिसाइडेड ऑन इट्स ओन मेरिट्स। ये प्रैक्टिस है। पंजाब में 40 डिस्ट्रिक्ट्स हैं कमोवेश, सिंध में 26 हैं, सरहद में तकरीबन 22-23 हैं, मिल मिला के कोई 120 से करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं पाकिस्तान में। आपको मेंटेनेंस के ऑर्डर में तो फर्क लगेगा, इसको 3,000 लग गया, इसको 30,000 लग गया, इसको 15,000 लग गया, 25,000 लग गया। विजिटेशन के ऑर्डर में आपको एक ही ऑर्डर मिलेगा, वो आपको जामशोरों में भी 2 घंटे कोर्ट प्रेमिसेस का मिलेगा, वो आपको बिहाड़ी में भी 2 घंटे कोर्ट प्रेमिसेस का मिलेगा, लाहौर में भी 2 घंटे कोर्ट प्रेमिसेस का मिलेगा, और आपको स्कर्दू चले जाएंगे तो वहाँ पे भी 2 घंटे कोर्ट प्रेमिसेस का मिलेगा। मसला ये है कि हमारे यहाँ चूँकि फैमिली जुरिसडिक्शन में एजुकेशन उस तरह नहीं होती, हम चलाने वाला जहाँ पे 6 महीने आपकी मुलाकात ही नहीं, आप कहते हैं चल यार बहुत कुछ नहीं, शक्ल दे देखन देना बच्चे की, उस पर आप राजी हो जाते हैं, आप एजुकेट नहीं करते, आप उसे चैलेंज नहीं करते, आप चैलेंज करना शुरू कर दें और चेंज होना शुरू हो जाएगी। मसला बहुत बड़ी तादाद है। मैं भी भाई से ही आपके सर से कह रहा था कि सर आप लॉयर्स के साथ साथ मौजूद जजेस की तकमील तरबियत का सामान करें, दे नीड अ लॉट ऑफ एजुकेशन। जो उन्होंने अपने लट्टे छुट्टे मांगे में पास कर दिया उसको कर दिया, उसके बाद तो आपको रीडर्स चला रहे हैं जो उनके टेम्पलेट्स लैपटॉप में सेम है, सिर्फ नाम पता चेंज होता है और ऑर्डर पास हो जाते हैं। तो बाकी जो रहेगी मर्द की बात, मर्द और औरत की तफसील इस तरह बहुत मेंटेनेंस का भी जैसे आप कह रहे हैं उसकी अपील भी नहीं है। नहीं आप ये देखेंगे कि जुल्म है, वायलेशन है। इट इज मैं तो समझता हूँ सर इससे वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पर्सन कि आप उसे बिल्कुल आपने डिनाउंस कर दिया ना। उसके सर्कमस्टेंसेस क्या हो सकते हैं? आप सर्कमस्टांस आपके बड़ा आसान तरीका, आप एक रीडर साहब को कुछ मेहनत अदा करें या कुछ उनकी खिदमत करें, उसके बाद ऑर्डर लगवाएं, उसे जज से साइन कराएं तो चल से चल, फिर आप जेल भी जाएंगे, नहीं पे करेंगे, आपकी राइट्स भी कन्फिस्केट होंगे, आपके फंडामेंटल राइट्स तो है ही। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि मर्द और मेरी बहन साहब बैठी है, लेकिन बीइंग ए लॉयर आई एम डीलिंग विद यू नॉट ऑन जेंडर बेसिस। क्रिमिनल के पास 26 राइट्स हैं। द पर्सन हु कमिट्स ए क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी हैज गॉट 26 लीगल राइट्स। उसे आप 24 घंटे से ज़्यादा मजिस्ट्रेट के पास पेश के बगैर नहीं डिटेन कर सकते, आप 3rd डिग्री उसे नहीं एम्प्लॉय कर सकते। आप अगर नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में उसने केस उसका फॉल कर रहा है तो बेल उसका राइट है। अगर प्रोहिबिटरी क्लॉज में केस फॉल कर रहा है तो उसको बेल आप 2 साल या 1 साल का है, काफ़ी साल में छोड़ दिए, लेकिन प्रोहिबिटरी उसका स्टैट्यूटरी राइट है और इसका 26-27 से करीब राइट्स हैं। तो आपका कोई एक राइट बता देंगे, कोई एक राइट नहीं अवेलेबल। अगर उसने अपने बच्चे से अपने घर पे मुलाकात करनी है तो ये भी लगी पूरे श्योरिटी बॉन्ड इन लगो, वो 10 लाख रुपए का श्योरिटी बॉन्ड देगा, क्यों देगा? उसकी मुझे आज तक जस्टिफिकेशन तो मिलेगी। और वो माँ भी क्यों देगा, माँ क्यों नहीं देगी? तो होना चाहिए इसके ऊपर एजुकेशन की ज़रूरत है। मसला सिर्फ ये कि वी डू नॉट एजुकेट। हम बोना फाइडी उसे क्या कहते हैं, प्रो बोनो काम बहुत रेयरली करते हैं। जो कर रहे हैं ज़्यादातर वो कॉन्स्टिट्यूशनल मामला में तो हो रहे हैं, यहाँ पे इस सब्जेक्ट के ऊपर बेतहाशा काम की ज़रूरत है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप लोग जहाँ पे हम जहन होकर 3-4 दोस्त बैठे हैं और एक दोनों रेट फाइल कर रहे हैं हाईकोर्ट में, बहुत कुछ आप सीखेंगे, बहुत कुछ वो सीखेंगे, बताएं, और बहुत सारा खैर आवाम तक पहुँचेगा उस रेट के नतीजे में। जी भाई
ऑफ द टाइम ये पता चलता है कि जो फीमेल वाली साइड पे लॉयर थे वो भी सारे के सारे जो है ना फेक लॉयर थे। उसके लिए कि वो जाते हैं पंजाब बार में उसकी वेरिफिकेशन करवाते हैं, वहाँ से भी FIR के ऑर्डर हो जाते हैं, कहाँ जी ये हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है। देन इसके बाद जो है वो आप लोग बताइएगा काइंडली कि आगे फर्दर हम सेशन कोर्ट में जाकर उसकी अपील करेंगे, बहुत सारे केसेस होगा, ठीक है, तो क्या इसमें बेनिफिशरी वो मकबूल भी होगी कि उसके ऊपर भी कुछ सर बेनिफिशियरी को बहुत रेयरली कोर्ट कर सकती हैं फैमिली डिस्प्यूट, जैसे मैंने पहले गुजारिश की ना कि बेसिकली सर डिस्प्यूट बिटवीन अ मदर एंड फादर, तो आप उस बच्चे को कैसे क्रिमिनलाइज करेंगे? फर्स्ट कर लेते हैं क्राइम हुआ है, जैसे आप सिचुएशन बता रहे हैं, फिर उन वकला के खिलाफ हुई होगी, खातून को नहीं उन्होंने टच किया होगा। कानून के लिए वो चले गए सेशन कोर्ट में 476 476 को 476 की कार्रवाई चलती रहेगी। उस सिचुएशन में भी आप दो सिचुएशन करवाऊंगी, वेदर द कोर्ट वुड टेक कॉग्निजेंस और नॉट। सबसे बड़ा तो इशू ये बनेगा क्योंकि बेसिकली 476 आपकी चलती है 190 के साथ मिला के पढ़ते हैं ना आपसे, तो उसमें कोर्ट की स्वाबी है, डिस्क्रिप्शन है 195 के साथ आप डी को मिला के पढ़ते हैं, तो फिर वो डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है वेदर टू इंडल्ज इनटू इट और नॉट, वो आप अपने ऑन पे उससे एज ए क्राइम कंसिडर नहीं कर सकेंगे बिकॉज दैट ऑर्डर ऑफ द कोर्ट शैल हैव, लेकिन आप उसके साथ एपेलेट कोर्ट में जा सकते हैं 476 टू बी रेड विद सेक्शन 14, क्योंकि फैमिली जो सेक्शन में लिटिगेशन चल रही है ना, फैमिली लिटिगेशन में फेक लॉयर्स पेश हुए, फेक सारा उन्होंने एक्सपायर किया, वो साइड ऑफ फ्रिवलेस ऑर्डर तो फेक ऑर्डर्स, तो वो बेसिकली फैमिली कोर्ट्स की जो सेक्शन है उसे मिला के 14 3 के साथ मिला के या 14 2 के साथ मिला के फाइल कर सकते हैं 14 के साथ एपलेट कोर्ट। तो उसके ऊपर जो है वो अगर प्रूफ हो जाता है कि वो दोनों साइड पे फेक लॉयर्स है, तो जो डिग्री हुई है जो पहले ऑर्डर हो चुके हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं सर वो फिर कोर्ट की स्वाबी है या वो उसके क्या सस्पेंड कर देगी या सेक्शन 16 के या 2000 का जुर्माना कर देगी आपको, जो सेक्शन है 2000 के जुर्माने की है। थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन पाकिस्तान बीइंग इस्लामिक स्टेट और अगर मैरिज इंटर रिलीजन है उसके अंदर राइट्स किसके ज़्यादा होंगे, द मुस्लिम पार्ट ऑफ द मैरिज और द नॉन मुस्लिम पार्ट? The mothers, only mothers, irrespective of the religion. दूसरा क्वेश्चन, अगर मदर की मेंटल हेल्थ या कोई डिजीज की वजह से किसी की वजह से कोई नहीं ख्याल रख सकती है बच्चे का, उस सूरत में भी बाप को कोई राइट नहीं The है, immediate female relative of the mother, the grandmother. बाप को कुछ नहीं बात तो कुछ नहीं है। This is what I have agitated for visitation rights. खाते चोर की नोटिस में कहते हैं ना कि आपको कोशिश ये थी यार कुछ ना कुछ तो एक्सेस उस बच्चे को उसके पैटर्नल साइड तक मिलनी चाहिए ना, और कुछ नहीं, ना इंटरनल कस्टडी दें ना इंटरनल टेम्पररी कस्टडी को दें, दैट इज विजिटेशन राइट एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। अगर आप इस्लामिक इलेक्शन में जाके देखें, मैं आई एम बेसिकली ए स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ शेयर्ड पेरेंटिंग कॉन्सेप्ट। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि बोथ पेरेंट्स आर इक्वल irrespective of their differences, both the parents should have equal access to the child. The custody be given to the mother, there is equally balanced visitation rights should be given to the father. Maintenance should be borne by the mother, by the father. बाप को खर्चा देना चाहिए, और साइमल्टेनियसली बाप को ज्वाइंट गार्डियन भी होना चाहिए ताकि वो उसकी ज़िंदगी में बच्चे के रिलेटेड जो अहम फैसले किस स्कूल में पढ़ना है, उसकी मेडिकेशन कहाँ होगी, उसकी एजुकेशन कहाँ होगी, उसमें बाप की से होनी चाहिए। और ये उस सूरत में मुमकिन है जब आप लिटिगेशन में इन्वॉल्व ईगो को लेसन डाउन करें। अगर आप उसके अंदर तेल ना डालें, अगर आप उसको कहेंगे ठीक है यार आप सामान दे भी दो, जो मांगे से वो तो दो, जो आपके पास पड़ा है वो वापस करो, जो मेंटेनेंस रीजनेबल बनता है उस बच्चे का आप दो, आप कस्टडी सरेंडर कर दो। कस्टडी आपको 99.9% केस में कस्टडी नहीं मिलेगी, तो जब आपको एक चीज़ मिलेगी ही नहीं उससे एजुकेट करने का क्या फायदा। बेटर गो फॉर विजिटेशन राइट, बेटर गो फॉर एट होम विजिटेशन राइट, बेटर गो फॉर ओवरनाइट स्टेज। आप घर के मुलाकात हो, आप उस बच्चे की अगर 3 साल 10 साल तो उसकी ओवरनाइट स्टेज की कोशिश करो, so that the bond between the child and yourself should be established, जो कि लिटिगेशन में मुमकिन नहीं है। सर सेक्शन 12 भी कर सकते हैं, सेक्शन 12 से ज़्यादा बेहतर है आप आइटम नंबर 5 ऑफ द स्केड्यूल अटैच टू द फैमिली कोर्ट हैं। दैट्स अ रिलेटिवली न्यू प्रोविजन ऑफ लॉ एंड दैट डील्स विद विजिटेशन राइट्स, ये एक्सक्लूसिवली देती है। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कोर्ट्स आमतौर पर बच्चे की इंटरनल कस्टडी नहीं शिफ्ट करते, तो जब इंटरनल कस्टडी शिफ्ट नहीं होगी, परमानेंट कस्टडी शिफ्ट नहीं होगी, तो व्हाई टू वेस्ट योर टाइम, बेटर गो फॉर विजिटेशन राइट्स। अब आप देखिए अगर आपको मैं जो मेरा आर्गूमेंट होता है दो
इस क्लास ऑफ लॉयर्स बनता नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ कि मैं जब आर्ग्यूमेंट्स करता हूँ तो हाई कोर्ट होली कुरान सूरत बकरा की आयत नंबर 233 है, इससे यूज आयत का एक छोटा सा सेगमेंट है that says that no child shall be harmed for her mother, no mother shall be harmed for her child, and no father should be harmed for his child. मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक कुरान ordains the doctrine of shared parenting. इसके बाद मैं फर्दर आर्गूमेंट जब दे रहा हूँ कोर्ट में, मैं कहता हूँ कि आप मुझे कस्टडी ना दें, आप मुझे इंटरनल कस्टडी में, तो मुझे टेम्परेरी कस्टडी, बट दैट टेम्परेरी कस्टडी शुड बी गिवन ऑन इक्वालिटी बेसिस. आपके सही अहादीस बहुत, मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरा इल्म कुरान को इतना नहीं है ना अहादीस पे, लेकिन जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है उसके मुताबिक आपको गाइड कर रहा हूँ फ्रॉम ए फादर्स पर्सपेक्टिव, आने की क्लास से दोनों जेंडर्स के होली कुरान के बाद आपकी एक आयत हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक शख्स अल्लाह के नबी के पास आया और उसने शिकायत की कि मेरे वालिद मेरे सामान या मेरा माल मेरी बगैर इजाज़त के इस्तेमाल करने में रोका जाए. सही हदीस है, मफहूम उसका ये. तो उसके पास उसने कॉल किया उसके वालिद को, और जब वो वालिद आ रहे थे तो वालिद रोते हुए आ रहे थे और देश उनकी कर होगी, तो अल्लाह ने अल्लाह के नबी को वही के जरिए वो लफ्ज़ अशार बताए. क्या मुझे वापस आए सॉरी वो पंचायत वगैरह होने के बाद अल्लाह के नबी ने होल्ड किया एक बात की, तू और तेरा माल तेरे बाप के. ये हदीस बेसिकली बुनियाद बनी इस्लामिक इंजंक्शन, इस्लामिक लॉ में हदूद लॉ है. अगर एक बाप अपने बेटे को कत्ल कर दे या औलाद को कत्ल कर दे तो उस पर हद वाजिब नहीं होती, वो इस हदीस की बुनियाद पर नहीं होती. बहुत ऐसा चलता रहा तो पाकिस्तान मजदूर गए हो. सेकेंडली हजूर सिस्टम के पास एक शख्स आया, उसने पूछा कि अल्लाह के नबी मुझ पर मेरे वालिदैन से फर्जना हम किस गए. अल्लाह के नबी मैं मानी वाला था. 3 दफ़ा ये सवाल पूछा गया, तीनों दफ़ा अल्लाह के नबी ने कहा तेरी माँ. चौथी दफ़ा ये सवाल पूछा गया अल्लाह के नबी मैं तुम्हारे बाप था. नाउ देयर आर 4 लॉज. गार्डियन वॉर्स एक्ट 1890, Family Courts Ordinance 1961, Family Courts Act 1964 and Family Courts Rules 1965, and the latest amendment that was enacted number 5. Not even a single place visitation rights have been defined. Not even a single place. किसी एक जगह visitation rights defined नहीं है. अगर visitation rights defined नहीं है तो Constitution की Article 227 है जो कहती है where the law is silent, court can seek guidance from Islamic injunctions. इस्लामिक इंजंक्शन भी साइलेंट है. मोदी की बात है कि इस्लामिक इंजंक्शन में भी जो फुकहा हैं विजिटेशन को डिस्कस नहीं किया हुआ, कस्टडी डिस्कस हुई है लेकिन विजिटेशन और इंडायरेक्ट कस्टडी डिस्कस नहीं हुई. उस सूरत में आप इस आयत और इन 2 अहादीस से विजडम सीख करें, गाइडेंस ले लें. लॉ साइलेंट है, इस्लामिक इंजंक्शन साइलेंट है, बट दीस आयत एंड अहादीस आई अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूट इस्लामिक इंजंक्शन. आपके 1 महीने में 720 घंटे हैं. आप 3 हिस्से मदर को दे दें, 1 हिस्सा बाप को दे दें, दैट 1 हिस्सा कॉन्स्टिट्यूट 8 डेज. हमारे यहाँ जो विजिटेशन चल रही है वो 2 घंटे कोर्ट प्रेमिसेस की चल रही है, वो 8 डेज पूरे होने में 2 साल लग जाएंगे. तो कहता कि नबी आपको 8 दिन की मुलाकात एक महीने में दे रहे हैं. तो आई अंडरस्टैंड कि इस फ्रिवलेस लिटिगेशन में नहीं पड़ना चाहिए. कोशिश करना चाहिए कि कॉम्प्रोमाइज़ जितनी जल्दी हो जाए उस पार्टी का वो बेहतर है. लिटिगेशन में पाकिस्तानी लॉ थॉरली प्रो मदर है, थॉरली प्रो मदर. बहुत रेयरली कोर्ट्स इसके खिलाफ जाते हैं. होना भी चाहिए क्योंकि हमारे जो माशरा है काफ़ी रिजिड माशरा है. हमारे जो हस्बैंड हैं या बाप हैं वो कोर्ट में तो बड़े मासूम हैं लेकिन प्रैक्टिकली इतने होते नहीं. वो हमें आप नोट कीजिएगा जब वो खर्चे का केस ना फाइल हो वहाँ पे बाप की मोहब्बत भी नहीं जाती. जो खर्चे का केस फाइल होता है तो बाप को जाना याद आता है मेरा बेटा भी है और मैंने उनसे ओवरनाइट स्टे देना. आमतौर पर ये नहीं होता. तो हमें एज ए लॉयर कोशिश ये करनी चाहिए कि दोनों पार्टीज को जो ओरिजिनल पिक्चर है बतानी चाहिए कि एंड होना है कि तेरे साथ बननी है, आगे तेरी मर्जी है. अगर एक मदर है वो बाहर जा रही है, रोड जा रही है और उसका एक छोटा बच्चा 7 साल से भी छोटा है, तो उसको आपके किसी तरह की परमिशन देनी पड़ेगी. तो बोर्ड उसको परमिशन दे देगी. वेलफेयर ऑफ माइनर है, बिल्कुल दे देगी. लेकिन मैंने उसके बाद मानने का था कि मैंने रोड जाना है, मैं अपने बच्चे को साथ में जाना चाहती हूँ. तो जज साहब ने कहा कि बच्चा मेरा बाप को बच्चा मुझे कुछ बाप के पास गया और क्या करने लगे. उसने कहा कि आपको क्योंकि बच्चा आपसे क्या वर्बल आर्गूमेंट था. यही अगर एप्लीकेशन देती मैंने तो कोर्ट से लॉ कर देती.
वर्कर्स आर्गूमेंट था ना, आर्गूमेंट के दौरान में उसने बात की, उसने जब तक थोड़ा मूड में आ गया नहीं ये नहीं होगा, लेकिन अगर यही एप्लीकेशन देती तो वो कोर्ट ग्रांट कर देती। कोर्ट सिर्फ एक सूरत में परमिशन टू गो अब्रॉड रोक सकती है, वो सिर्फ उस सूरत में जब कस्टडी का केस डिसाइड ना हो, क्योंकि इमिग्रेशन पासपोर्ट रूल्स 2021 हैं, इसके आई थिंक क्लॉज 8 है, विच कैटेगोरिकली लेज डाउन कि अनलेस एंटिल द चाइल्ड has been brought with both the parents, either both the parents या दोनों पेरेंट्स के साथ आए, या उसकी कस्टडी डिसाइड हो चुकी है और गार्डियनशिप अपॉइंट हो चुकी है, फिर हो सकता है भाई वो बच्चा बाहर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। पेरेंट्स जब तक पेरेंट्स जो है वो एफिडेविट दें और बाप को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दें। कुछ आदमी को समझ आएगी कोई नहीं, भजन को पीछे भी समझ आ रही है कि दो गलें चाटनी हैं, पंजाबी नहीं समझ आ रही मुझे। कोई जब फरहान भट्टी साहब बैठे हुए हैं, नहीं बताया मैं सीनियर यंग वगैरह सर जरूरत ही नहीं, क्या करना है आपकी जजमेंट है 2023 या 22 चेक कीजिएगा, जस्टिस उमर सिंह की जजमेंट है 2022 या 23 2023 CLC 2110 लाहौर, उसमें होल्ड उन्होंने किया कि इट्स नॉट एसेंशियल that the custody petition has to be filed, you can file an independent application for registration, you can court can grant you surrender करने सरेंडर करके रजिस्ट्रेशन में ढूंढ लिया, खत्म करने लिटिगेशन, कस्टडी नहीं आपको मिलेगी, आप 5 साल तक यहाँ पे तंग होंगे, फिर उसके बाद एपीलेट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, इवेंचुअली मामला फिर यहीं से शुरू होने, बच्चा आपका 18-12 क्रॉस कर जाएगा। तो शांत हमारी सिस्टम चंगानी की चेक से नहीं मांग गई मेरी बोला कोई नहीं, वो सवाल नहीं होता सर फिर आगे का ना वो आपने चेहरा प्ले हो थोड़ा सा रिपोर्ट दिखाती है। सर मैं पूछने खड़ा होने क्या ना पूछने नजर आ रही हूँ, बोले तो सही वो कोई सवाल तो करो यार। ये ऑन पेमेंट है, उनका फोकस अटेंडेंस पे सर असल में ना ये समझ लें कि वो एक और इलाका दुनिया के पीछे मुझे भी यही लग रहा है कि वो इलाका गैर है, ये हमारा अपर पंजाब है। इधर आ जाए आप आगे, तो आगे बोला आप इधर आ जाए, मुझे अच्छे लग रहे हैं आप आगे भाई आगे आगे समझ में आई लगते हैं फैमिली जजमेंट गुड वन तो समझ आया भाई को, थोड़ा बहुत आया ये थोड़ा हैं जो थोड़ा बहुत है उसमें से एक सवाल पूछे, हाँ आप पूछे मुझसे सवाल पूछे यार, तो तुम गलत नहीं करनी, गलत नहीं करनी, लोगों तो पैसे नहीं लेने, ये भी करोगे घर जाके रीड करेंगे ना थोड़ा सा, फिर उससे ही आता है सिविल सर राइट पक्का यूनिशियल एनर्जीज की 3 साल अभी एकदम क्रिमिनल प्रैक्टिस चला जाए एकदम फैमिली जज लगेगा, तो सर ये लैग तो आएगा सर मैं तो आएगा ना इस चीज़ को आपकी बात को सेकंड भी करूँगा और मैं इस चीज़ को एजुकेट करने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि फैमिली जुरिसडिक्शन के जो जजेस हैं दे शुड बी सेपरेट कैटेगरी। आपकी जो हमारे साथ बड़ा जुल्म ये होता है कि जब आपकी फैमिली जजेस भर्ती होते हैं वो कोई सिविल जज लग जाता है, कोई मजिस्ट्रेट लग जाता है, कोई वासा में चला जाता है, जो मुख्तलिफ जुरिसडिक्शन है 28 से 30 के करीब जुरिसडिक्शन में। अब फैमिली कोर्ट के जज को 3-3.5 साल की जो पोस्टिंग है उसमें समझाते हैं, बताते हैं कि जी लोकस पेरेंटिस इस चिड़िया का नाम है, कॉफी पेरेंटिस एक और भैंस है उसका नाम है फलाना, ये वेलफेयर ऑफ माइनर ऐसे होती है, वो जब समझ जाता है तो वन फाइन माने चीफ जस्टिस चेंज होता है, चीफ जस्टिस चेंज होता है, सारे के सारे रिशफल होते हैं, उसका नुकसान भी हो रहा है कि वी हैव क्रिएटेड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन वाला खत्म हो गया हमारे पास। अगर यही जज यहाँ से ट्रांसफर होकर गाड़ी जाए एज ए फैमिली जज तो वो बेहतर होगा, वहाँ पे डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस की और स्पीडी होगा क्योंकि उसे बेसिक नॉलेज होगा। हमारे यहाँ ये हो रहा है कि 8 साल तक 10 साल तक दोबारा बारी ही नहीं आती जज की एज ए फैमिली जज काम करेंगे, वो सारा कुछ भूल चुका होता है, फिर जीरो से स्टार्ट होता है, फिर जीरो से आगे चलता है, फिर वो 3 साल डिस्पेंस करता है,
मैं जिस चीज़ पे मैंने साबिक जो चीफ जस्टिस साहब ने सिफारिश की थी सर, एक आप इंडिपेंडेंट कैडेट कॉन्स्टिट्यूट करें और इनवाइट करें जजेस को वॉलंटियरली, अगर वो करना चाहते हैं फैमिली एसोसिएशन का काम, तो वो वॉलंटियरली उसमें शामिल हो। दे शुड बी ट्रांसफर्ड ऑन सेम पोर्टफोलियो। कभी नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, इधर सब सिर्फ तनख्वाह ही है ना। लेकिन सर वो कहते हैं कि सर ये भी वो कहते हैं कि जब आप एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के लिए अपॉइंट होने लगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में तमाम जगह से सवाल किए जाते हैं, उसमें किया जाता है कि जो सिविल जज से प्रमोट हो रहा होता है या क्रिमिनल जज की फैमिली में सर्व किया आपने ये सर वो सर मर्जी में तो ये कहते हैं ना कैडर चेंज करेंगे, जब एक इंडिपेंडेंट कैडर बनाएंगे। और आई अंडरस्टैंड कि दरअसल मुंसिपल ने शायद टेकन दिस इनिशिएटिव, उन्हें माफिया ने बहुत भिजवा दिया। जब आप इंडिपेंडेंट कैडर बनाएंगे तो उसी के अंदर से फिर आपके सवाल आप निकलेंगे, उसी के अंदर से आपकी मटीरियल निकलेगा। यू नीड नॉट टू आंसर अदर जुरिसडिक्शन। आपका जो जुडिशियल सिस्टम है, वी हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अराउंड 3500 जजेस, 3500 जजेस हमारे पास हैं और हम 148 नंबर पे। एक जज यहाँ पे फैमिली कोर्ट का बैठा है, सुबह आते जाते शाम 4 तक सब दाल काम कर रहे हैं। आप कसूर चले जाते हैं वहाँ पे, जैसा 11 बजे आते हैं, 2 बजे उठ के चले जाते हैं। ऐसे ही है ना। तो ये जो में रहते हैं कई जगह कई दफ़ा तो आते ही नहीं, लीडर कहते हैं जो सीनियर के पास नहीं आते, सीनियर जो है डांट खा रहे होते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर आते भी नहीं है। तो वो जो कॉन्सेप्ट आपने लॉर्ड्स वाला क्रिएट कर दिया, दे आर बिहेविंग, मोस्ट ऑफ द कोर्ट्स आई विटनेस दे आर बिहेविंग लाइक थिंग्स विदाउट ग्राउंड्स। कोर्ट वाला सिस्टम नहीं है। कोर्ट हैव टू बी अवेलेबल है। तो अपने साबिक चीफ जस्टिस थे जिन्होंने वो कैमरे शैमरे लगा दिए और वो बैठने में मजबूर हो गए। अदरवाइज तो जुडिशियल सिस्टम आपका बड़ा क्रिपल्ड है। लॉ में नहीं बैठते हैं, पीछे बैठते हैं सर में कोर्ट में आ जाए बड़ी बड़ी, मतलब कोर्ट जो सीपाल नाम कोर्ट ही नाम की तरीके थी। अरे इनकी पे डबल कर दी है, फिर बैटरी वो ज़्यादा पे नहीं है, दे दीजिए। अभी काफी नहीं 5 लाख रुपए बताया बहुत। नहीं सर 1.5 लाख है तो 2.5 लाख सर 1.5 लाख 2.20 तक जाती है। फिर एक आपको गाड़ी अलाउंस मिलता है। एक गाड़ी उसका 100-150 लीटर पेट्रोल करें कैलकुलेट 5 लाख से ऊपर जाते हैं यार। 7 गाड़ी उसके अलावा मुलाजिम मिलेगा 5 लाख सैलरी कर देंगे फिर भी नहीं नहीं ना। मतलब है कि सर सैलरी जितनी मर्जी बना होगा। रहे ज़्यादा हो गई। जब तक आप कॉन्सेप्ट ऑफ आंसरेबिलिटी नहीं पैदा करेंगे कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आप एक मुझे बताएं, आपके पास अब आपका एडवर्सरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस है। मैं नाम बुरा ना मानिएगा, रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। आसिया बीबी थी, आपने उसे 10 साल जेल में रखा, उसके बाद आपने बात भेज दिया। वो 10 साल को कौन कंपनसेट करेगा? सजा, अगर वो गुनहगार थी तो सजा दे दे, पहले साल आपने 10 साल से जेल में रखा, उस 10 साल में कौन जिम्मेदार है? आपका क्या पता 10 साल में 10 जज नहीं आएंगे इसके केस को डील करने? उन 10 जजों को क्या आंसरेबिलिटी उन्होंने क्या फेस की? अगर वो मासूम थी और जिसने गलत फैसला दिया उसके ऊपर क्या आंसरेबिलिटी है? इसी तरह आप कहते हैं, अक्सर बात करते हैं कि जनाब आप प्रेसिडेंट चाहिए, आप अपील करते हैं। मैं तो अपील कर दूंगा, मैं हाईकोर्ट भी आप कहाँ पे जवाब दिए हैं? सर वो कहते हैं प्रैक्टिस के तहत हमें कहा गया है कि इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। सर तो प्रैक्टिस तो अंडर द लॉ तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। आप आर्टिकल 8 पढ़ लें उठा के, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस एज नो बड़े मामला जो है ना इनकी अपनी ओरल पॉलिसी Oral policies हैं। चल रही है। तो सर सर वो- कहते हैं ये बेल कर सकते हैं। मसला ये ना कि देखिए मेरी ज़ाती राय है कि मेरी डिस्ट्रिक्ट हमारे यहाँ ओवरऑल जो डायलमा है वो है वंड खाओ तो खंड खाओ। वो सारे मिलके मजा ये पहना नहीं सकते। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर बैक। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, मेड विद द बार, मेड विद द जुडिशरी, मेड विद द पॉलिटिशियंस एंड मेड विद द ब्यूरोक्रेसी। सारे मिलके काम सर सर इनका बताया था अहमद तैयब साहब ने कि मुझे उसकी गोली लगती है, कोई ऑप्शन नहीं है। सर वो अहमद यूं साहब कह सकते हैं गवर्नर जनरल के बेटे, मैं कहूँगा ना अंदर क्यों दूँगा बैक आ ना करूँगा ना डरते डरते पहले लेक्चर में वैसे बड़ी गोलियां लगी। डरते 4 क्वार्टर तक क्लास में भी क्या तो क्या सुना। सर पहले लेक्चर में काफ़ी गोलियां लगी हुई हैं शाम ये सर आगे कंटिन्यू सर करें। सर ये दीज आर द क्वेश्चन जी। अब इसके बाद हम अगर आप इसके बाद स्लाइड शो तो खत्म हो गया। अगर आपको जुरिस्डिक्शन में देखना है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है फैमिली जुरिस्डिक्शन में आपकी विजिटेशन राइट्स फ्रॉम द फादर साइड सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। और जब आपने प्लीडिंग्स तैयार करनी है तो यू हैव टू फोकस ऑन द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, आइदर ऑन द
women's side or either on the family side, guardian side, husband side. Welfare of minor को अपने इंश्योर करना है. Be pragmatic, be realistic while drafting your decisions. Don't character assassinate your spouse. Don't say below the belt things they are not appreciated. Law is silent but not the judges. Keep this fact in your mind. थैंक यू वेरी मच सर. सबसे अहम ये बात होती है कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आप पूछते हैं और उनके आंसर आते हैं तो आपको कई होराइजन्स खुलते आपके साथ. ऐसे अगर आप मजीद कोई प्रैक्टिकल क्योंकि आज हम आपका काफ़ी जल्दी पूरी हो रही है. छोटा सा सब्जेक्ट है. सर